ये एक जीन इंजेक्शन सेरेमनी है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। हर स्टूडेंट को एक खास सीरम लगाया जाएगा जिसमें अब तक रिकॉर्ड हुए सारे मैजिकल बीस्ट्स के प्राइमल जीन्स मौजूद हैं। इंजेक्शन लगने के बाद हर स्टूडेंट उन जीन्स में से एक रैंडम जीन एब्जॉर्ब करेगा और उसी के हिसाब से एक बीस्ट की तरह अवेकिन होगा। प्रोफेसर उन्हें पहले ही समझा देता है कि इंजेक्शन लगने के बाद जो भी पावर का तेज बहाव महसूस हो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस शांत रहकर उस ताकत को एक्सेप्ट करना है। बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर जागी हुई नई पावर से इतना ज्यादा भर जाते हैं कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यही खुद को सीरम इंजेक्ट करता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी सोचने लगता है कि शायद उसे जो इंजेक्शन मिला है वो डिफेक्टिव था। उसी वक्त एक लड़की तुरंत हमारे एमसी पर हंसने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसे चिढ़ाने के लिए उसके करीब आती है, यही के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठती है। एक नॉर्मल जीन की जगह उसे एक इनफाइनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट मिल जाता है, जो उसे सारे बीस्ट्स की एबिलिटीज और ट्रेट्स हासिल करने की परमिशन देता है। अचानक उसका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाता है। उसकी ताकत पागलों की तरह बढ़ जाती है और जो लड़की उसे चिढ़ा रही थी वो कई मीटर दूर जा गिरती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी खड़े रह ही नहीं पाते और जमीन पर गिरने लगते हैं। सब उसके पावर देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक सब उसे अल्टीमेट लूजर समझते थे और अब वही उनकी आंखों के सामने उन्हें अपने पांव तले दबा रहा है। तभी लाउडस्पीकर से आवाज आती है। सारे अवेकेंड स्टूडेंट्स को तुरंत टेस्टिंग बिल्डिंग में रिपोर्ट करने को कहा जाता है। अब उनके मैजिकल बीस्ट जीन्स और मार्शल आर्ट्स लेवल्स को एनालाइज किया जाएगा। अंदर लगी मशीन्स हर स्टूडेंट की असली ताकत कितनी है ये साफ साफ दिखा देंगी। स्टूडेंट्स एक एक करके आगे बढ़ते हैं और अपना रिजल्ट लेते हैं। शिनुआ नाम का लड़का तीसरे टीयर की ब्लड लाइन अवेकन करता है, स्विफ्ट स्पाइन बग। ये ब्लड लाइन उसे तेजी और ताकत दोनों देती है और उसे सीधे क्लास के सबसे ऊपर वाले स्तर पर पहुंचा देती है। अगला नंबर शू का आता है। वो रेयर आइस डीमन ड्रैगन अवेकन करता है, जो एक टॉप टीयर ब्लड लाइन है। टीचर्स उसे तुरंत क्लास का फेवरेट और फ्यूचर चैंपियन की कैटेगरी में रख देते हैं। फिर मिस लू को बुलाया जाता है। वो स्टेज 4 नेदर स्पैरो ब्लड लाइन अवेकन करती है। इतनी खतरनाक ताकत कि पूरा शहर मिटा सकती है। ऐसी ताकत को रोकने की क्षमता सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स में होती है। उधर यह अपना अवेकनिंग डिटेल फिर से चेक करता है। वो सोच में पड़ जाता है कि बाकी सबकी तरह उसके बीस्ट को स्टेज 3 या स्टेज 4 के टाइप में नहीं बल्कि किसी लेटर रैंक से क्यों दिखाया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, चीजें मेल नहीं खा रहीं। आखिर उसका नाम पुकारा जाता है। सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे लड़के से अब कुछ धमाकेदार निकलेगा। सब बड़ी उत्सुकता से उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। यही टेस्टिंग चेंबर के अंदर चला जाता है। टेस्टिंग चेंबर के अंदर कदम रखते ही यही से एक भारी दबाव जैसी ऑरा फैलने लगती है। बाहर खड़े बाकी स्टूडेंट्स उसे महसूस कर लेते हैं और धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो यहीं पर अगले स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन जैसे ही मशीन पर उसके रिजल्ट लोड होते हैं, पूरी जगह पर कंफ्यूजन फैल जाता है। यही कि ज्यादातर डेटा को हाइड कर दिया गया है, बस कुछ बेसिक चीजें ही दिख रही हैं। उसकी बीस्ट ब्लड लाइन को अननोन दिखाया जा रहा है। उसकी मार्शल लेवल को सिर्फ स्टेज 3 मार्शल डिसाइपल लेवल के तौर पर लिखा हुआ है। कमरे में हलचल मच जाती है। चारों तरफ हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। किसी को रिजल्ट कमजोर लगता है, कोई उसे बेकार कहकर पुकारता है। कुछ लोग अननोन बीस्ट वाले लेबल पर हंसते हैं और कहते हैं कि इससे साबित होता है कि वो आखिर में बस एक एवरेज फेलियर ही निकला। लगता है यही को अब समझ में आ चुका है कि असल में हो क्या रहा है। उसका सिस्टम दूसरों से अलग तरीके से काम करता है। टेस्टिंग मशीन उसके इनफाइनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट को पहचान ही नहीं सकती, क्योंकि वो नॉर्मल स्टेजेस या ब्लड लाइन टीयर्स के हिसाब से काम ही नहीं करता। वो अपने मॉन्स्टर टेम्पलेट को क्वेस्ट्स पूरा करके या रेप्यूटेशन जमा करके इन्फिनिटली अपग्रेड कर सकता है, और ये चीज पूरी तरह स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन से बाहर है। यही सोचकर यही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर कमजोर नहीं है, बस अलग है। जब भी वो सही कंडीशंस पूरी कर लेगा, वो बिना लिमिट नए मॉन्स्टर टेम्पलेट्स हासिल कर पाएगा। इसका मतलब एंडलेस ग्रोथ। अगर वो सही तरह से खेले तो सबको पीछे छोड़कर ऊपर उठ सकता है और आखिरकार किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बन सकता है। कुछ दिन बाद येहो घर से पढ़ाई करने की रिक्वेस्ट डालता है। उसका टीचर मुंह बनाकर देखता है, साफ पता चलता है कि उसे भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि येहो बस बहाना बना रहा है ताकि आराम से टाइम पास कर सके। लेकिन यह पूरी सिंसेरिटी से समझाता है कि वो सच में ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है और खुद को बेहतर करना चाहता है।
उसे पता है कि वो बाकी सबसे काफी पीछे रह गया है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा टाइम और फोकस्ड ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो दूसरों को कैचअप कर सके। टीचर उसे वार्न करता है कि सिर्फ अवेकेंट पावर से काम नहीं चलेगा। अगर उसकी बेसिक स्ट्रांग नहीं हुई तो एंट्रेंस एग्जाम में वो पास नहीं हो पाएगा। टीचर सुझाव देता है कि वो ये साल दोबारा करे और अगले साल फिर से ट्राई करे, बजाय इसके कि खुद को फेलियर के लिए तैयार करे। लेकिन येहो पीछे नहीं हटता। चमकती आंखों के साथ वो एक मौका मांगता है। वो कसम खाकर कहता है कि उसकी ब्लड लाइन उसे आगे बढ़ने के लिए सही ताकत देगी। उसे बस इतना चाहिए कि उसे खुद को साबित करने का मौका मिले। आखिर में उसकी सच्चाई और जिद धीरे धीरे टीचर के दिल तक पहुंच जाती है। वो उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है कि ज्यादा उम्मीदें मत बांधना। यही स्कूल से निकलता है और सीधे एंचोंग वॉरियर सेंटर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो हमें बताता है कि उसके पास शुरुआत के लिए 1 मिलियन से भी ज्यादा की स्टार्टिंग फंड है। किसी एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस पे आउट और फैमिली हाउस पर लिए गए मॉर्गेज ने उसे ये कैपिटल दे दी है। अब उसे अपने सामने दो साफ रास्ते दिखते हैं। या तो वो वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करे या फिर डियोरा टेम्पलेट के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने का तरीका ढूंढे। तभी उसकी नज़र एक चीज पर टिक जाती है। सिस्टम दिखाता है कि डियोरा के पास 3 कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स हैं, जो नॉर्मल टेम्पलेट से 2 ज्यादा हैं। ये डिटेल उसकी नज़र पकड़ लेती है। वो हर एंगल से सोचता है और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचता है। जिस जीन सीरम को पहले उसे इंजेक्ट किया गया था, वही इसकी वजह है। किसी तरह उस सीरम ने उसके टेम्पलेट को बूस्ट किया है और 2 एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स दे दिए हैं। अब तो पूरा खेल ही बदल गया। अगर सीरम्स उसके टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए वॉरियर ट्रेनिंग पर ज्यादा टाइम लगाने से बेहतर है कि वो सीरम्स पर फोकस करे। ये रास्ता तेज है, साफ है और उसके इनफाइनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट के लिए कहीं ज्यादा परफेक्ट बैठता है। नई समझ से भरा हुआ यही फैसिलिटी के अंदर जीन एनहांसमेंट सीरम खरीदने के इरादे से घुसता है। वो गेट पर अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड स्कैन करता है और अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है। कमरा मजबूत लोगों से भरा हुआ है। हर एक के आसपास एक भारी काली सी ऑरा तैर रही है, जैसे उनके अंदर फ्यूज हुए बीस्ट्स की परछाई बाहर निकल रही हो। ये सारे अवेकेंड वॉरियर्स हैं और यही साफ महसूस कर सकता है कि इन सब ने अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली है। जब से उसने मैड फ्लेम डेमोरा टेम्पलेट अवेकन किया है, उसे एक खास एबिलिटी मिली है जिसे लाइफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये डेमोरा की पावर्स में से एक है जो उसे जिंदा लोगों को महसूस करने और उनके अंदर बहती एनर्जी को डिटेक्ट करने की क्षमता देती है। अब यही हर अवेकेंड गार्डियर से उठती हुई गर्मी और दबाव को साफ साफ महसूस कर सकता है। उसका खून जोश से उबलने लगता है। मैड फ्लेम डेमोरा किंग ऑफ बीस्ट्स है, तो हमारा लड़का भी अंदर से हर सामने वाले को हराने और पूरी दुनिया को कॉन्कर करने की भूख महसूस करता है। हालांकि ये ही जानता है कि अभी वो वीक है, लेकिन ये इंस्टिंक्ट इतनी गहरी है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। एक दिन वो सबके ऊपर खड़ा होना चाहता है, और जब वो दिन आएगा तब दुनिया सच में देखेगी कि किंग ऑफ बीस्ट्स की असली पावर क्या होती है। अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो चौंक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक स्टाइलिश औरत खड़ी होती है। चिढ़ाने वाले अंदाज में वो कहती है कि लोगों को इतनी देर तक घूर कर देखना नहीं चाहिए। येहो तुरंत माफी मांगता है। औरत हाथ हिलाकर कहती है कि कोई बात नहीं, नए अवेकनर्स के लिए कंट्रोल खो देना बहुत कॉमन है। शुरू शुरू में ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। वो उससे मदद मांगता है कि क्या वो उसे जीन मेडिसिन ढूंढने में हेल्प कर सकती है। वो हाँ कहती है और समझाती है कि जीन मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तो है, लेकिन काफी महंगी भी होती है। ऊपर से शरीर धीरे धीरे इसके प्रति रेजिस्टेंस भी बना लेता है, जिससे आगे चलकर डोज का असर कम होता जाता है। उसकी सलाह साफ है, इन मेडिसिन को सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब तुम किसी बॉटल नेक पर अटक जाओ और नॉर्मल ट्रेनिंग तुम्हें आगे ना ले जा पाए। यह उससे पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। वो औरत उसे बताती है कि उसकी करंट लेवल पर सिर्फ बिगिनर पोशंस ही काम करेंगे और एक पोशन की कीमत लगभग 4 लाख येन है। ये नंबर सुनकर यही के दिमाग पर सीधा जोरदार झटका लगता है। इतना पैसा होते हुए भी वो 5 डोज नहीं खरीद सकता। वो थोड़ा संकोच में होकर उससे पूछता है कि क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है। औरत जोर से हंस देती है और एक बिजनेस कार्ड उसके हाथ में पकड़ाती है। वो कहती है कि एक वेटरन वॉरियर होने के नाते अगर वो उसका नाम बताए तो उसे रेफरल डिस्काउंट मिल सकता है। एहो मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहता है और हाथ हिलाकर अलविदा कह देता है। वो भी मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं देती है। उसी समय थोड़ी दूर से कोई चुपचाप उसे देख रहा होता है। नीली चमकती हुई आंखें यही पर टिकी हुई, जैसे वो आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार हो। सबसे पहले यही अपना बचा हुआ सारा पैसा कलेक्ट करता है। फिर वो वॉरियर्स वेपन शॉप जाता है। सारी वेपन्स बेहद महंगी हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पूरा दिन पैसे खर्च करने के बाद आखिर वो सारे खरीदे हुए सीरम्स खुद में इंजेक्ट कर देता है। सीरम का असर शुरू
होते ही उसके स्टैट्स तेजी से स्पाइक करने लगते हैं। एक के बाद एक वैल्यू ऊपर चढ़ती जाती है। म्यूटेशन उसके शरीर को लगभग टूटने की हद तक धकेल देती है। उसकी हर मसल आग की तरह जलती महसूस होती है, लेकिन आखिर में वो लेवल अप कर लेता है और ये बात उसे अंदर से बेहिसाब खुशी देती है। पहली बार उसे सच लगता है कि वो शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कुछ बन सके, क्योंकि सिर्फ चीट लाइक एबिलिटी होने का कोई मतलब नहीं अगर वो उसे दुनिया के असली जीनियसेस से आगे धकेलने में मदद ही ना करे। अपनी रैंक और ऊपर ले जाने के लिए अब उसका ध्यान सीक्रेट रेल्म्स की तरफ जाता है। ये दूसरे दुनिया जैसे जोन्स होते हैं जिनको खतरे के हिसाब से रैंक किया जाता है। ई क्लास से लेकर कैटास्ट्रॉफिक एस क्लास तक। एस क्लास रेल्म्स में इतने भयानक बीस्ट्स होते हैं कि अगर वे कभी बाहर निकल आए तो दुनिया का बचना नामुमकिन है। आज यही अनचेंग नंबर 3 पहुंचता है। ये एक ई लेवल सीक्रेट रेल्म है, रुकीज के लिए खास बनाया गया। वो काउंटर पर जाकर एंट्री बुक करता है और स्टैंडर्ड डेथ वेवर पर साइन कर देता है। कुछ देर बाद वो पोर्टल के सामने खड़ा होता है, चमकता हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। वो अपने इरादे को थाम लेता है। वो किंग ऑफ बीस्ट्स बनने आया है और उसी सोच के साथ वो पोर्टल में कूद जाता है, सीधा उस ऊर्जावान दरार में। दूसरी तरफ पहुंचकर यही एक हीरो जैसी लैंडिंग करता है। रेल्म उसके सामने अनंत सा फैला है, कांगलिन, अनवे और ताइन की तारों से भरी हुई एक विशाल दुनिया की तरह। उसने किताबों में ऐसे रेम्स के बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन अपनी आंखों से देखना कुछ और ही बात है। ये दृश्य सांस रोक देने वाला है। वो अभी इस खूबसूरत नजारे को देख ही रहा होता है कि पीछे से एक लाल रंग का क्रीचर उसे घूर रहा होता है। ये एक ब्लेड फैंग रैबिट है, घास में दब कर बैठा हुआ। जैसे ही वो उस पर झपटता है, यही बिना डरे एक हाथ से उसे हवा में ही पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है, क्योंकि वो उसे आने से पहले ही महसूस कर चुका था। लाइफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेमोरा की वही खास सेंसरी एबिलिटी। रैबिट को खत्म करके वो उसकी मैजिक कोर उठाता है और अंदाजा लगाता है कि इसकी कीमत लगभग 1000 वोंग होगी। कुछ सेकंड के काम में ही इतनी बड़ी रकम, ये कई लोगों की एक हफ्ते की अर्निंग से ज्यादा है। लेकिन वो जानता है कि ये पेस उसे दूर तक नहीं ले जा पाएगा। लो लेवल कोर्स उसके काम के नहीं है। अब उसे कुछ ज्यादा ताकतवर बीस्ट्स का शिकार करना होगा। अचानक उसके रास्ते में एक विशाल सा फिगर आकर खड़ा हो जाता है। ये सेकंड रैंक डीमन कॉर्प्स बग है, बिल्कुल वही खतरा जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। यही अपनी ब्लेड कसकर पकड़ लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी याददाश्त से मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया की वो जानकारी याद करता है जिसमें बताया गया था कि इस बीस्ट की सबसे कमजोर जगह उसका सॉफ्ट एब्डोमेन है। बग घूमती हुई एनर्जी ब्लास्ट छोड़कर हमला करता है। यही अपनी मार्शल एनर्जी इकट्ठा करता है और एक फुल पावर हाइपर बीम सीधे उस ब्लास्ट के सामने छोड़ देता है। धूल अभी बैठी भी नहीं होती कि एक दूसरा बीस्ट छाया से बाहर निकल आता है। इस बार वो अपने मुंह से घूमते हुए पर्पल प्रोजेक्टाइल्स छोड़ रहा है। एहो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके मैंडिबल्स रेंज्ड अटैक्स के लिए बने हुए हैं। एक प्रोजेक्टाइल सीधे उसके शरीर में लगता है और वो दूर जा गिरता है। वो दांत भींच कर उठता है, चोट की वजह से और अपनी आउटफिट खराब होने के गुस्से से भरा हुआ। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मार्शल स्किल्स अभी इस स्तर के बीस्ट को झेलने के लिए काफी नहीं है। वो ओरिजिनल शरीर की वीक फाउंडेशन को दोष देता है। एकेडमिक हो या मार्शियल, दोनों ने क्रिटिकल मोमेंट्स में उसे पीछे खींचा है। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। वो मैड फ्लेम डेमोरा ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, एम्परर डीमन रूप में। उसका शरीर एनर्जी से दहकने लगता है। उसकी स्ट्रेंथ 15 से बढ़कर 21 हो जाती है। उसकी नसों में पावर दौड़ने लगती है। उधर डीमन बग क्रोध से दहाड़ता है और फिर से चार्ज करता है। मॉन्स्टर उसे वाइड जॉज के साथ निगलने जैसा जंप करता है। यही नीचे झुककर बिजली सी स्पीड में आगे बढ़ता है। उसके क्लॉज एनर्जी से चमक उठते हैं और वो बीस्ट लाइक ताकत से उसी पल बग को 2 हिस्सों में चीर देता है। बस एक क्लीन मोशन और दूसरे टियर का डीमन कॉर्प्स बग खत्म। अब भी उसके शरीर से गर्मी निकल रही है। वो डैमेज इंस्पेक्ट करता है। उसकी वेपन पहले ही बग के वेनम से करोड़ होना शुरू कर चुकी है। यही अपनी तलवार को देखकर बड़बड़ाता है कि ये वेपन तो पूरी तरह स्कैम निकला। थोड़ी सी लड़ाई में ही इसकी रेजिस्टेंस खराब हो गई। वो गुस्से में तलवार को घूर ही रहा होता है कि अचानक उसका पेट भूख से सिकुड़ने लगता है। ठीक उसी समय उसे हवा में कोई मजेदार सी खुशबू आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसकी नजर उसी मॉन्स्टर की ग्रीन ग्रेड मैजिक कोर पर पड़ती है जिसे उसने अभी अभी मारा था। चौंकाने वाली बात ये है कि वो मैजिक कोर खुद एक स्वादिष्ट खुशबू छोड़ रही थी, जैसे खाने की चीज हो। खतरे साफ दिख रहे थे, लेकिन यही फिर भी उस मैजिक कोर को उठाकर खा लेता है। जैसे ही वो उसे निगलता है, उसके शरीर के अंदर एनर्जी विस्फोट की तरह
तरह फैलने लगती है। उसकी नसों, मांसपेशियों, हर हिस्से में आग की लपटों जैसा बहाव दौड़ जाता है। सिस्टम तुरंत एक अपडेट दिखाता है। उसकी मैड फ्लेम डिमोरा टेम्पलेट के साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। असल में सस्ते मैजिक कोर्स कंपैटिबिलिटी को उतनी ही एफिशिएंटली बढ़ा सकते हैं जितना महंगे और बैंक ब्रेकिंग पोशंस भी नहीं कर पाते। ये कोर उसे वही नतीजा देता है जो लगभग 4 महंगे सीरम्स खाने के बाद मिलता। यही के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने जीन पोशंस पर कितना पैसा बर्बाद कर दिया। इतना सब खर्च करके भी वो रिजल्ट मिलते हैं जो इस सस्ते कोर ने एक ही बार में दे दिए। यही सोचकर वो एक फैसला करता है। आज की रात वो नॉन स्टॉप हंट करने वाला है ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। वो अपनी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है और एक पल्स छोड़कर आसपास की सारी एक्टिविटी स्कैन करता है। टारगेट लॉक होते ही कि वो हंट पर निकल पड़ता है। अगले दिन दोपहर तक उसकी कंपैटिबिलिटी 9% तक पहुंच जाती है। उसके फिजिकल स्टैट्स भी बढ़कर 15.8 तक पहुंच चुके होते हैं। वाइट ग्रेड कोर्स अब उसे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे, इसलिए वो उन्हें खाना छोड़ देता है और बाकी कोर्स बेचने का फैसला करता है। जब वो काउंटर पर ढेर सारी मैजिक कोर्स डालता है तो रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक हाई स्कूलर इतना सब लेकर आया है, यकीन करना मुश्किल है। प्रोटोकॉल के अनुसार उसे 2 लाख क्रेडिट्स मिलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में बस 9 दिन बचे हैं। उधर अंचांग में एक डी क्लास सीक्रेट रेल्म खुलता है। एक छोटी टीम अंदर जाने की तैयारी कर रही है। उनका टारगेट एक ब्लड जेड फ्लावर है जिस पर एक भारी बाउंटी लगी है, लेकिन टीम में एक मेंबर की कमी है क्योंकि ओल्ड चेन घायल हो चुका है। लिन ही सबको भरोसा दिलाता है कि उसने एजेंसी से बात कर ली है और एक रिप्लेसमेंट मार्शल आर्टिस्ट वहीं उनका इंतजार कर रहा है। वो मार्शल आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज में मौजूद यही ही है। वो अपनी फेक आइडेंटिटी कंफर्म करता है, डैड्स ला लेवल 9 मार्शल डिसाइपल। असल में यही ने 1 लाख क्रेडिट्स एक इलीगल एजेंसी को दिए थे ताकि उन्हें फोर्ज्ड क्रेडेंशियल्स मिल सकें और वो मिशन ज्वाइन कर सके। टीम वाले उसका नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। ये ही हंसते हुए कह देता है कि ये नाम कॉपीराइट सेफ वर्जन है। लिन ही उसे ऊपर नीचे देखता है और चेतावनी देता है कि वो टीम को पीछे ना करे। उसकी लेवल कम है और उन्हें किसी एक्स्ट्रा खतरे की जरूरत नहीं है। फिर भी वो उसे मिशन ऑब्जर्व करने की परमिशन दे देता है। ये ही चुपचाप हर बात मान लेता है। उसे इस वक्त जितना लो प्रोफाइल रहना है उतना ही अच्छा। अंत में टीम वाहन में बैठकर सीक्रेट रेल्म की तरफ बढ़ती है। पोर्टल चमकता है और जैसे ही वो उसके पार जाते हैं उनकी यात्रा उस रेल्म की तरफ शुरू हो जाती है जहां ब्लड जेड फ्लावर स्थित है। वहां एक शक्तिशाली टियर 2 मॉन्स्टर भी पहरा दे रहा है, एक इलीट ब्लड लाइन वाला बीस्ट। रेल्म अंदर से रेगिस्तान जैसा है, पिछली बार की तरह हरियाली नहीं, बस खुले हुए डेजर्ट की असीमित रेत। अचानक जमीन फटती है और अर्थ डीमन रैट्स की एक स्वॉर्म उफन कर बाहर आती है और वाहन के पीछे पड़ जाती है। कैप्टन तुरंत चिल्लाता है, हुड संभालो इन्हें। हुड बिना कुछ बोले अपनी ब्लेड्स तैयार करता है। जैसे ही रैट्स करीब आती हैं, वो अपने मैसिव ब्लेडेड वेपन्स का तूफानी वार करता है। काटते हुए, चीरते हुए एक एक करके सारे रैट्स उड़कर धूल में बदलते जाते हैं, जबकि व्हीकल तेजी से आगे बढ़ती रहती है। धमाका थमता है और हुड शांत आवाज में बताता है कि खतरा खत्म। ये ही चुपचाप उसके मुकाबले की ब्रूटल एफिशिएंसी देखकर हैरान होता है। आगे दूर आसमान में जगमगाते प्लैनेट्स की छाया में एक ग्रीन ओएसिस दिखता है। यही ब्लड जेड फ्लावर की लोकेशन है। टीम अब व्हीकल छोड़कर पैदल आगे बढ़ती है। सूरज तप रहा है। ये ही सोचता है कि व्हीकल में आगे क्यों नहीं जाते। लिन ही समझाता है, अगर वाहन आगे ले गए तो उसके इंजन की आवाज से बड़े मॉन्स्टर्स आकर्षित हो जाएंगे। अब से सबको चुपचाप आगे बढ़ना होगा। वे रोल्स बांट लेते हैं। शाओवा स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करेगा, वू और हुड रैप्स लगाएंगे, ओल्ड लू कवर फायर देगा और लिन ही फ्रंट लाइन असॉल्ट संभालेगा। यही को कहा जाता है कि बस पीछे रहे और ऑब्जर्व करे। वो चुपचाप सिर हिलाकर मान जाता है। अंत में प्लान शुरू होता है। स्टन ग्रेनेड ब्लास्ट होती है और फेरोमोन्स का बादल मॉन्स्टर्स को खींचना शुरू कर देता है। गर्जना होती है। धुएं से एक टियर 2 अर्थ ड्रैगन बाहर आता है और उन पर हमला करता है। लिन ही एक जबरदस्त स्वॉर्ड स्लैश करता है जो सीधा ड्रैगन को चीर देता है। बीस्ट सिर कटते ही गिर जाता है और टीम लिन ही की जीत का जश्न मनाती है। लेकिन तभी अर्थ ड्रैगन का क्लॉ ऊपर से तेजी से नीचे आता है, सबको मार डालने के लिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, यही बिजली की तरह आगे बढ़ता है। वो एक भारी एनर्जी पंच सीधा ड्रैगन के शरीर में मारता है। धमाका जमीन हिला देता है और ड्रैगन एक झटके में ढेर हो जाता है। टीम हैरान रह जाती है। एक मार्शल नॉविस ने टियर 2 मॉन्स्टर को एक ही बार में गिरा दिया। सब चीयर करते हैं, लेकिन यही इसे ऐसे टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिन ही ड्रैगन का कोर उठाकर विक्ट्री कंफर्म करता है। टीम उसके आसपास इकट्ठा होकर रेड सोल एसेंस की ताकत और कीमत की चर्चा करती है। कैप्टन खुश है कि उन्होंने अर्थ ड्रैगन को हराकर उसकी ब्लड एसेंस हासिल कर ली, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज ब्लेड कैप्टन की पीठ में घुस जाता है। ये हुड था। टीम को धोखा देकर वहीं के वहीं मार देता है। सबके चेहरे जड़ हो जाते हैं। लिन ही दर्द से तड़प कर मुड़ता है
है और तलवार निकालकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एक विशाल आदमी परछाई से बाहर आता है। गंजा सर, स्कल बेल्ट, मोटा फर कॉलर। टीम को तुरंत समझ आ जाता है वो होंग है, यानी डंजन थीफ, जो मार्शल आर्टिस्ट्स की मेहनत की लूट मार करता है। लिन ही अचानक लड़खड़ाने लगता है क्योंकि हुड की ब्लेड पर जहर लगा हुआ था। वो दांत भींचते हुए पूछता है कि होंग को सीक्रेट डंजन की लोकेशन कैसे पता चली, और तभी येहा के दिमाग में बात साफ हो जाती है। हुड ने पहले जिन ब्लेड से हाउंड्स को काटा था उनमें छुपी हुई जानकारी एम्बेड की गई थी, जानबूझकर प्लांटेड। यही की तेज समझ देखकर होंग मुस्कुरा देता है और कहता है, मरने का शौक छोड़ दो और वापस स्कूल जाओ। लेकिन हमारा लड़का बिना डरे जवाब देता है कि वो आने वाले एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लेने वाला है। होंग गुस्से में उन्हीं पॉइजन डैगर्स को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन यही उन्हें नंगे हाथ पकड़ लेता है और अपनी नीली ऑरा से उन्हें जला देता है। ये देखकर होंग की दिलचस्पी अचानक बढ़ जाती है, लेकिन हुड पागल होकर एक बैराज फेंकता है। दर्जनों डैगर्स हवा में चमकते हुए यही पर आते हैं। ये ही अग्नि जैसी एनर्जी छोड़ता है और पूरी ताकत अनलीश कर देता है। होंग गायब सा हो जाता है और उसके पीछे टेलीपोर्ट करके अपने जानलेवा टेक्निक माउंटेन स्प्लिटर से वार करने आता है। लेकिन ये ही बिजली जैसी क्रैकलिंग एनर्जी छोड़ता है और एक तेज बोल्ट फेंकता है जो सीधा होंग के दिल के आर पार निकल जाता है। एक ही वार होंग वहीं ढेर। कैप्टन लिन ही और बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। एक नॉविस ने होंग जैसे मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा दिया। ये ही कामली ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है और होंग डर के मारे कांप रहा होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम किस शक्तिशाली परिवार से आते हो। वो जीन टेक्निक पहचान चुका था। ये ही शांत स्वभाव से जवाब देता है कि वो डीनरा क्लैन से है और होंग की घबराहट पर एक तीखी कमेंट भी जोड़ देता है। दुश्मन जोरदार दहाड़ लगाता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म छोड़ देता है। होंग अपनी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उसके शरीर में टायरेंट टेरर ब्लैक बेयर की दहशत खुलकर बाहर आ जाती है। उसकी मांसपेशियां फूलकर दोगुनी हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर म्यूटेट होकर एक विशाल बीस्ट में बदल जाता है। वो अपनी मार्शल टेक्निक पीक शेकर का इस्तेमाल करता है और पूरी रफ्तार से यही की तरफ दौड़ता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, यही नीचे की तरफ निशाना साधकर पहला वार कर देता है। उसका अटैक सीधे बीस्ट की टांगों पर पड़ता है, तेज और भारी। लेकिन होंग भी पलटवार करता है। वो घूमते हुए एक स्पिन पंच छोड़ता है। उसका विशाल पंजा जमीन में धमाके की तरह लगता है और चारों तरफ मिट्टी पत्थर उड़ने लगते हैं। अब यही समझ जाता है कि इस निकम्मे के साथ खेलने में टाइम खराब होगा। वो फैसला करता है अब इसे यहीं खत्म करना है। वो अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करता है और मारता है। कोर फ्यूज्ड माउंटेन क्रशिंग फेस्ट। ये टेक्निक उसे लगातार तबाह कर देने वाले घूंसों की बरसात करने देती है। वो होंग की रगड़ रगड़ कर ऐसी धुनाई करता है कि आखिर में वो कमीना लड़ने की हालत में भी नहीं बचता। दूर खड़े टीममेट ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। जिसे वे मार्शल नॉविस समझते थे, वही पावर हाउस को अकेले धूल चटा चुका है। गिरा हुआ होंग आखिरी सांसों में यही को गाली देता है, उसकी जीन टेक्निक को गंदा कहता है और कसम खाता है कि ये कमीना एक दिन सजा पाएगा। लेकिन यही किसी शब्द से जवाब नहीं देता। उसकी जलती हुई नीली मुट्ठी ही काफी है इस हरामखोर का मुंह बंद करवाने के लिए। सीन कट होकर पहुंचता है एन सिटी के सेंट्रल स्टेडियम में, जहां एक विशाल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। हर तरफ चियरिंग, झंडे, रोशनी, पूरा माहौल इलेक्ट्रिक है। इस साल का एंट्रेंस एग्जाम नॉकआउट फॉर्मेट में है। स्टूडेंट्स को लगातार 3 मैचेस जीतने होंगे, तभी वे फाइनल्स तक पहुंचेंगे और अंत में हाईएस्ट स्कोर का खिताब इंतजार कर रहा है। अनाउंसर क्राउड को हाइप करता है, याद दिलाता है कि ये बच्चे सिर्फ अपनी एम्बिशन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि मानवता के फ्यूचर के लिए भी। कॉम्बैट चारों तरफ फूट चुका है। एरिना 1 में स्टूडेंट्स अपने बैटल एनर्जी से मंच हिला रहे हैं। एरिना 4 में पहले से ही जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। फिर कैमरा जाता है एरिना 6 की तरफ, जहां सिर्फ एक पार्टिसिपेंट खड़ी है। उसका नाम है हुआंग। वो अपने अपोनेंट का इंतजार कर रही है। कमेंटेटर बताता है कि हुआंग पहुंच चुकी है, लेकिन उसका अपोनेंट अनचेंग मिडिल स्कूल का यही अब तक आया ही नहीं। अगर वो नहीं आया तो मैच फॉरफीट घोषित कर दिया जाएगा। हुआंग की आंखों में आग है। उसे अपने बीते ह्यूमिलिएशन याद आते हैं। उसने बदला लेने के लिए खूब ट्रेनिंग की। उसका फियर्स फायर लिजर्ड भी साथ है, लेकिन जिस इंसान को वो चकनाचूर करना चाहती थी वो अब तक आया ही नहीं। इस बीच स्टूडेंट्स और क्राउड यही का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि वो डर कर भाग गया, कावर्ड है। रेफरी हाथ उठाता है, फॉरफीट घोषित करने ही वाला है, तभी आसमान बदलने लगता है। बादलों को चीरती हुई एक नीली रोशनी नीचे गिरती है, जैसे कोई मीटी और टकरा रहा हो, और धड़ाम, यही सीधे आसमान से उतरकर अरीना में क्रैश करता है। जमीन कांप उठती है, धूल और पत्थर हर तरफ उड़ जाते हैं। हुआंग पीछे हट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। धुएं के अंदर से यही बिजली की तरह बाहर निकलता है और सीधा हुआंग के चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है। एक ही वार में वो हवा में उछलकर मंच के पार जा गिरती है। वो गिरते ही बेहोश और यही ऐसे कैजुअली खड़ा
खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी एक्स्ट्रा ऑरा भी फार्म कर लेता है। अनाउंसर चिल्लाता है, विनर यही। भीड़ पागल हो जाती है। उसकी लेजेंडरी स्काई किक की तारीफें होती हैं। ये सारी ताकत यही को मिली थी ब्लड जेड फ्रूट से, जो कैप्टन ने उसे जान बचाने के बदले दिया था। ब्रैकेट अपडेट होता है। अगला अपोनेंट है लॉन्ग टाओ, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिकता। यही उसे एक ही ब्लू एनर्जी स्ट्राइक में ध्वस्त कर देता है। अगले राउंड में भी वो दूसरे स्कूल के अपोनेंट को एक ही झटके में उड़ा देता है। अब क्राउड उसे वन किक सुपरमैन कहकर चिल्ला रहा है। 3 जीतों के बाद वो ऑडिशन फेज पार कर लेता है और तीसरे राउंड में पहुंच जाता है। अब यूनिवर्सिटी स्काउट्स उसके चारों तरफ घेर आते हैं। सब उसे रिक्रूट करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तारीफों की बारिश करते हैं। यही ये सब शांति से सुनता है और फिर अपना फैसला बताता है। वो हादू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। कुछ लोग उसे घमंडी कहते हैं हादू में घुसना आसान नहीं, लेकिन हमारा लड़का साफ है, वो ताकत से पहला स्थान लेगा। थोड़ी देर बाद ऑफिशियल्स आते हैं और उसकी मार्शल लेवल की री इवैल्यूएशन मांगते हैं। रिजल्ट आते ही सब दंग। यही का कल्टीवेशन स्टेज तीसरे से बढ़कर सिर्फ आधे महीने में 9वें पर पहुंच गया है। वो बहाना देता है कि उसने एक खतरनाक सीक्रेट रियल में ट्रेनिंग की और अपने पिता के अंतिम संदेश ने उसे मोटिवेट किया। भीड़ हैरान। खबर फैलती है कि यही जेनेटिक लॉक तोड़ चुका है। ऑफिशियल्स तुरंत रिपोर्ट करने भागते हैं। अब यही को लगातार अटेंशन मिल रहा है, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं आता। बाकी स्टूडेंट्स के पास उनके परिवार चीयरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला खड़ा है। उसे एहसास होता है उसका कोई नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह अकेला नहीं। उसका टीचर दूर से ब्रॉडकास्ट पर मैच देख रहा है और धीरे से उसके लिए चीयर करता है। यही अपने अगले प्रमोशन मैच के लिए अरीना में उतरता है। उसका अपोनेंट है लुओ, एक एलीट लीनिएज वाला ताकतवर फाइटर। लुओ आते ही उसे मॉक करता है, लेकिन यही शांत रहता है। मैच शुरू होते ही लुओ अपना ब्लड लाइन अवेकन करता है और मार्शल टेक्निक डैशिंग लाइटनिंग क्लॉ छोड़ता है। वो तेजी से घुसता है और यही के चेहरे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यही हिलता भी नहीं, बस एक हाथ उठाकर उसका वार रोक देता है। वो उसकी कमजोर ताकत पर ताना मारता है और उसका हाथ ऐसे मरोड़ता है जैसे मौजा मोड़ा जाता है। लुओ दर्द से चीखने लगता है, फिर यही उसे उठाकर सीधे जमीन पर पटक देता है। इतना जोरदार स्लैम कि पूरा स्टेज हिल जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है, विनर यही। होस्ट भी दंग। लुओ टूर्नामेंट का टॉप सीड था और एक वार भी नहीं चला पाया। ऑनलाइन फैंस पागल, उसे काम अनबीटेबल मास्टर कह रहे हैं। स्टैंड्स में क्राउड उसे वन किक मैन कहकर शोर मचाता है। लुओ को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और उसी वक्त एक नया राइवल दूर अरीना से यही को घूर रहा होता है। वो कहता है, फाइनल में मैं तुम्हारा सामना करूंगा। हादू यूनिवर्सिटी के एडमिशंस तुरंत नोटिस लेते हैं और यही की पूरी हिस्ट्री की जांच का आदेश देते हैं। मैच आगे भी चल रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट्स भी अगले राउंड में प्रवेश करते हैं। शाओलिंग अनंग सेकंड सीनियर हाई की क्वीन स्टेज पर आती है। उसके सामने है लियू चिंगजू, जिसे लोग अनअटेनेबल फ्लावर कहते हैं। ये राइवलरी मशहूर है और भीड़ सांस रोके खड़ी है। रेफरी सीटी बजाता है। मैच शुरू होने वाला है। शाओलिंग बिना एक सेकंड गवाए सीधे आगे की तरफ चार्ज करती है और दूरी कम करते हुए अपने ओपोनेंट पर टॉन्ट फेंकती है। लियू चिंग कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो एक पावरफुल सीक्रेट मार्शल आर्ट एक्टिवेट करती है। उसकी हथेली से एक भारी एनर्जी की वेव निकलती है जो सीधा शाओलिंग की तरफ दागी जाती है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि शाओलिंग के पैर जमीन से उठ जाते हैं और वो हवा में उड़ती हुई पीछे फेंक दी जाती है, लेकिन वो जल्दी से संभल जाती है और अपनी स्किल इस्तेमाल करती है। हाउलिंग गेल स्टेप। लियू चिंग अपना स्टांस थोड़ा झुकाकर बदलती है और अपने चारों तरफ घूमती हुई एनर्जी का फील्ड बना देती है। ये हवा जैसा घुमावदार ट्रैप शाओलिंग के हाथ को बीच हवा में ही पकड़ लेता है, जैसे उसको हवा की जंजीरों में बांध दिया हो। शाओलिंग को खत्म करने के लिए वो अपनी पावरफुल प्राइमोर्डियल केओस फिंगर टेक्निक का वार छोड़ती है। ये देखकर अनाउंसर दंग रह जाता है और जोर से कहता है कि लियू चिंग ने हाई लेवल मार्शल स्किल पर मास्टरी हासिल कर ली है, ऐसी चीज जो बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। शाओलिंग भी तुरंत जवाब देती है। वो अपनी अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। उसकी ब्लड लाइन से शैडो क्लॉ टाइगर किंग बाहर निकलता है, जिसकी दहाड़ के साथ उसके चारों तरफ टाइगर जैसी ताकत फैल जाती है। इस पावर की मदद से वो अपने और लियू चिंग के बीच डिस्टेंस बना लेती है। अब जब उसने अपना असली रूप दिखा दिया है तो वो जोर से मांग करती है कि लियू चिंग भी अपनी असली ब्लड लाइन दिखाए, नेदर फीनिक्स। लेकिन लियू चिंग जरा भी नहीं घबराती। वो ठंडे अंदाज में कहती है कि उसे अपनी नेदर फीनिक्स पावर यूज किए बिना भी शाओलिंग को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर टाइगर वाली लड़की को सीधा इंसल्ट महसूस होता है। उसका गुस्सा उफान पर पहुंच जाता है और वो पूरी ताकत से अपनी पावर अनलीश कर देती है। लियू चिंग भी पीछे नहीं हटती। वो लू परिवार की सीक्रेट आर्ट एक्टिवेट करती है। अब असली क्लैश शुरू होता है। शाओलिंग फियर्स टाइगर्स क्रिपलिंग किक से अटैक करती है। अपनी पूरी ताकत एक ही तेज वार में ठूंस देती है। लियू चिंग
उसका सामना करती है। प्राइमोर्डियल केओस जेड फिंगर की चमकती हुई एनर्जी से दोनों टेक्निक्स टकराती हैं। हवा में दरारें सी पड़ जाती हैं। एनर्जी की लहरें चारों तरफ फटने लगती हैं। स्टैंड्स में बैठा कोई भी ये नहीं समझ पाता कि किसके हाथ में बढ़त है। जब केओस थोड़ा शांत होता है, धूल के बीच शाओलिंग अकेली खड़ी दिखाई देती है, जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। अचानक उस पर भारी दबाव की लहर गिरती है। वो रिएक्शन भी नहीं कर पाती। उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो एग्जॉशन से वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ लिu चिंग अब भी खड़ी है। रेफरी अंदर आता है और रिजल्ट अनाउंस करता है। लिu चिंग विजेता है। ऑनलाइन व्यूअर्स ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। खबर फैलती है कि लिu चिंग ने रेयर 4th टियर नेदर फीनिक्स ब्लडलाइन अवेकन की है। लड़ाइयां कम होती जा रही हैं और टूर्नामेंट टॉप 8 एडवांसमेंट ड्रॉ सेरेमनी की तैयारी करता है। ये हो आगे बढ़कर अपना स्लॉट निकालता है। उसके हाथ में आता है ग्रुप ए का टैग। कुछ ही पल बाद उसका ओपोनेंट रिवील होता है, शेन चिंगफोंग प्राइवेट हाई से, जो ग्रुप ए में ही ड्रॉ हुआ है। क्योंकि उनका मुकाबला सेकंड फाइट में होगा, शेन सजेस्ट करता है कि वे पहले होने वाला मैच साथ में देख लेते हैं। अरीना में लो जमीन पर गिरा हुआ है, अपने दुश्मन के सामने बुरी तरह दबा हुआ। उसका एनिमी एनर्जी को बहुत शार्प और प्रिसाइज कंट्रोल कर रहा है, एकदम हाई टियर कॉम्बैट जैसा। यीहो गौर से देखता है और समझ जाता है कि ये रहस्यमयी विजेता उसका ही स्कूलमेट है। चू जो, चिंगफोंग का प्रिंसिपल, गुस्से से जल रहा है क्योंकि उसका प्रतिनिधि टॉप 8 के पहले ही मैच में हार गया। यीहो शेन की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो खुद लो से कितना बेहतर है। शेन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो मार्शल आर्ट्स क्लब का प्रेसिडेंट है और उसकी 2 टीममेट्स मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। वो ये भी मानता है कि इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में उसके लिए एकमात्र असली खतरा यही ही है। वो यही ही को डोरमेंट वॉल्केनो जैसा कहता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर एक डरावना बीस्ट छुपा हुआ है। बात करने का वक्त खत्म हो जाता है। शेन इशारा करता है कि अब उनकी बारी है। टॉप 8 एडवांसमेंट की दूसरी फाइट शुरू होने वाली है। यीहो बैटलफील्ड पर जाता है और शेन के सामने खड़ा हो जाता है। अनाउंसर राउंड की शुरुआत का सिग्नल देता है। दोनों तुरंत टकराते हैं। उनकी पावर बराबरी की ताकत के साथ टकराती है। स्पेक्टेटर्स खामोश होकर इस एक्सप्लोसिव बैक एंड फोर्थ को देखते हैं। हमारा लड़का बिल्कुल स्लो नहीं जा रहा, उसने शेन की नाक से खून तक निकाल दिया है। अब शेन भी सीरियस हो जाता है और खुद को एक ठोस मार्शल एनर्जी शील्ड से घेर लेता है। यीहो पूरा ध्यान लगाकर शेन की ताकत को पहचानता है और अगले मूव के लिए तैयार होता है। आखिर शेन अपना असली मूव चालू करता है। वो अपने क्लैन की ड्रैगन मार्शल आर्ट एक्टिवेट करता है और एक ब्लेजिंग बीस्ट समन करता है। वो क्रिएचर दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है और शेन उसकी ताकत के साथ अपना डेवेस्टेटिंग अटैक छोड़ देता है। हमारे लड़के को रिएक्शन करने का भी समय नहीं मिलता। वो हवा में ही पकड़ लिया जाता है और एक जबरदस्त वार सीधा उसके शरीर पर लगता है। वो खून उगलते हुए पीछे फेंका जाता है और पूरे अरीना की जमीन हिल जाती है। शेन वहीं नहीं रुकता, वो फिर से यही को पकड़ लेता है और उस पर लगातार बेरहमी से हमला करता रहता है। हमारा लड़का हर तरफ से मार खा रहा है और वो कमीना खुद इस टॉर्चर का मजा ले रहा है। इमरजेंसी मेडिक्स स्टेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं, सोचते हुए कि शायद हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। लेकिन तब ही हवा बदलती है। बैटलफील्ड के बीच कुछ जागता है। अचानक यही से नीली एनर्जी की एक विशाल वेव फटती है और पूरा अरीना हिल जाता है। हमारा लड़का ऑलमोस्ट अपने मॉन्स्टर टेम्पलेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके पूरे शरीर पर बिजली चमक रही है, स्केल्स उभर रहे हैं। उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। कमेंटेटर दिमागी तौर पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर पूरी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखना लगभग नामुमकिन होता है। ट्रांसफॉर्म हुआ फाइटर भारी प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ता है। इसी बीच एक एल्डर एग्जामिनर लड़ाई को ध्यान से देख रहा है और उसे एक और चीज नजर आती है, यही ही कि कोर एनर्जी तेजी से आसमान छू रही है। तुरंत एक डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो उसके शरीर से निकलती कोर रेडिएशन को कंटेन करने के लिए बना होता है। स्पेक्टेटर्स का मजा अब चरम पर है। उन्होंने ऐसा ब्लड लाइन अवेकनिंग पहले कभी नहीं देखा। बीस्ट फॉर्म में यही ही हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा है। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई नहीं समझता कि वो असल में क्या बन चुका है। अरीना के दूसरे छोर पर शेन फिर से खून बहाने लगता है। यही ही कि एनर्जी का दबाव उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा है और वो इसे संभाल नहीं पा रहा। जवाब में वो भी ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी बीस्ट फॉर्म गोल्डन एनर्जी से चमकती हुई बाहर आती है जिसकी गर्मी आसपास की हवा को जला रही है। दोनों अपनी अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक्स चार्ज करना शुरू कर देते हैं। हमारा लड़का पहले वार करता है। उसका ब्लास्ट शेन के हाथ को चूर चूर कर देता है। अब साफ दिख रहा है कि असली विनर कौन है और ये ही चाहता है कि उसका ओपोनेंट भी ये बात खुद समझ ले। शेन को महसूस हो जाता है कि अवेकनिंग के बाद यही ही की ताकत कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। यही ही समय बर्बाद नहीं करता। वो फिर से आगे कूदकर एक रैपिड बैराज छोड़ देता है। उसके नॉन स्टॉप वार शेन को लगातार पीछे
पीछे धकेलते हैं। शेन अपनी पूरी जान लगाकर अपर हैंड लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट पर उसे कड़वा सच मानना पड़ता है कि इस बीस्ट जैसे आदमी के सामने उसके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिनिशिंग ब्लो पड़ने से पहले ही शेन मैच छोड़ देता है। 4 फीट यही को गुस्सा भी आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर भी ऑफिशियल तौर पर यही को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऑनलाइन रिएक्शन तुरंत फटता है। फैंस मजाक उड़ाते हैं कि हमारा लड़का तो पूरी ताकत पर आया ही नहीं और उसका ओपोनेंट पहले ही डॉग की तरह सरेंडर कर गया। बैटल के क्लिप्स हर प्लेटफॉर्म पर फ्लड होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ यही की तारीफें गूंजती हैं। उधर शेन के प्रिंसिपल का दिमाग भन्ना जाता है। वो गुस्से में धमकी देता है कि अगर शेन ने उसका दिया हुआ सब सपोर्ट वापस नहीं किया तो वो सब काट देगा। लेकिन शेन एक हाथ से उसका कंधा पकड़कर सीधे शांत आवाज में कहता है कि उसने सरेंडर इसलिए किया ताकि उसकी जिंदगी और बॉडी बर्बाद न हो जाए। वो उसे साफ बता देता है कि ताकत को धमकियों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर दबे स्वर में मान जाता है। डर साफ दिखता है। आखिरकार टूर्नामेंट के टॉप 4 फाइनलिस्ट अनाउंस होते हैं और ये ही कि स्कूल ने 4 में से 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है। उनका प्रिंसिपल खुशी से फूला नहीं समा रहा। वो पहले से सोच रहा है कि ये ही के टीचर को कैसे प्रमोट करके हीरो बना दे। उधर ये हो आगे बढ़कर अपना अगला मैच असाइनमेंट उठाता है। एक बार फिर उसे ग्रुप ए मिलता है। सामने से एक ताकतवर लड़की आगे बढ़ती है और वही ग्रुप ड्रॉ करती है। अब सेमीफाइनल तय हो चुका है, ये ही वर्सेस लियू चिंग। अरीना में जोश की लहर दौड़ जाती है। सब इस फाइट को सबसे इंटेंस बैटल मान रहे हैं। लियू चिंग के पास डिवाइन फीनिक्स पावर्स हैं। वो पहले ही एक टॉप टियर ब्लड लाइन यूजर को कुचल चुकी है, तो उसकी ताकत पर किसी को शक नहीं। दूसरी तरफ फैंस यही ही कि थंडर बीस्ट पावर्स पर फिदा हैं। सेमीफाइनल वेन्यू में दोनों कॉन्टेस्टेंट स्टेज पर आ जाते हैं। रेफरी मैच शुरू होने का सिग्नल देता है। हमारा लड़का इनिशिएटिव लेता है और सबसे पहले अपनी पावर दिखाते हुए हमला शुरू करता है। उसकी ताकत देखकर भी लियू चिंग बाहरी तौर पर पूरी तरह काम और कंपोज्ड रहती है। लियू चिंग का मुकाबला अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। वो उम्मीद करती है कि ये ही इतना स्ट्रांग हो कि उसे अपनी लिमिट तक धकेल सके। इतनी डस्ट घुमड़हली है कि कमेंटेटर को कुछ दिख ही नहीं रहा। वो बस अंदाजा लगाता जा रहा है कि अंदर क्या हो रहा होगा। अब चलते हैं हमारे लड़के के इनर मोनोलॉग पर। ये ही तुरंत समझ जाता है कि लियू चिंग सिर्फ पावर में ही नहीं, उसकी बैटल इंस्टिंक्ट्स और इंटेलिजेंस भी अब तक मिले हुए ज्यादातर ओपोनेंट से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो जानता है कि अगर लड़ाई लंबी खिंची तो रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए वो पहले अटैक करने का फैसला करता है। उसका शरीर ब्लेजिंग एनर्जी से जल उठता है और वो सीधे उसकी तरफ पूरी रफ्तार से चार्ज कर देता है। लुइंग खुद को एनर्जी शील्ड में लपेट लेती है और ठीक उसी पल काउंटर करने की तैयारी करती है जब यही पास पहुंचता है, लेकिन यही अचानक स्पिन लेकर स्वीपिंग स्ट्राइक मारता है। एक ऐसा मूव जो उसे चौंका देता है। वो मुश्किल से ब्लॉक कर पाती है, लेकिन फिर भी सरप्राइज हो जाती है। यही दूसरा जंप लेता है और अपनी पूरी एनर्जी एक डायरेक्ट पंच में डालकर सीधे लियू चिंग पर हमला करता है। वो उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा, न पीछे हटने का न काउंटर का। वो उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर रहा है। अब लगातार चल रही इस टक्कर के बाद लुइंग खुद को रोक नहीं पाती। वो आखिरकार असली ताकत जगाती है, अपनी ब्लड लाइन अवेकन करती है। नेदर बर्ड की अपार शक्ति उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसकी आंखें तेज चमक से भर उठती हैं। वो यही को वार्निंग देती है कि इस हालत में वो अपनी ताकत को रोक भी नहीं पाएगी। यही को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यही तो वो चाहता था। वो बताता है कि अब तक वो सिर्फ आधी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, अब वो सच में लड़ने के लिए तैयार है। लुइंग हवा में उड़कर फुल स्पीड से एक डेवस्टेटिंग अटैक छोड़ती है। यही दहाड़ता है, उसके शरीर में से पावर की लहरें निकलती हैं और वो भी पूरी ताकत से काउंटर कर देता है। दोनों की ताकत टकराती है। एक भारी शॉक वेव पूरे अरीना में फैल जाती है। भीड़ अपनी आंखें ढक लेती है। ब्लास्ट इतना भयानक है, लड़ाई के बीच लियू चिंग दंग रह जाती है, क्योंकि यही के चारों तरफ फैला हुआ पावर का दबाव किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहा है। अचानक यही एक पावरफुल एनर्जी बीम छोड़ता है, सीधे अपने मुंह से, एक सीधी अनस्टॉपेबल लाइन में जो अरीना काटती हुई आगे बढ़ती है। लुइंग उसे रोकने के लिए खड़ी रहती है, अपना एन्चांटेड फेदर एक्टिवेट करती है और बीम को रीडायरेक्ट कर देती है। एनर्जी चारों तरफ बिखर जाती है, कुछ स्पेक्टेटर्स की तरफ जाती है, लेकिन बैरियर उन्हें बचा लेता है। बैरियर एन सिटी के मेयर हुआन चिंग ने एक्टिवेट किया था। वो ये अद्भुत लड़ाई देखते हुए कहता है, एन सिटी के इतिहास का सबसे मजबूत गार्डियन पैदा हो रहा है। अरीना में खून टपक रहा है, ये लियू चिंग का ही है। वो खड़ी तो है, लेकिन उसका शरीर घायल और कमजोर हो चुका है। अब उसे साफ समझ आ जाता है,
वो येही को हरा नहीं सकती। एक ही अटैक ने उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस तोड़ कर रख दी। उसके भीतर बचपन से दबा दबाव फिर लौट आता है। परिवार की उम्मीदें, माँ की ठंडी आवाज, जीतना जरूरी नहीं, जीतना ही एकमात्र रास्ता है, वो सब याद आ जाता है। उधर येही पूरी तरह खड़ा है, एक भी खरोंच का असर नहीं। ल्यू चिंग इस हार को स्वीकार नहीं कर पाती। वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत झोंक कर एक फाइनल बर्स्ट अटैक के साथ उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन हमारा लड़का उसे हवा में ही रोक लेता है, हाथ पकड़कर, और फिर अपनी एनर्जी से उसे बार बार जमीन पर स्लैम करता है, उसकी लिमिट से बहुत आगे तक। इसी मार के बीच ल्यू चिंग के अंदर की डोरमेंट शक्ति फट पड़ती है। वो अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश करती है। उसके पंख बिजली और पर्पल आग से चमकते हैं, पूरा आसमान रोशन हो जाता है। यही भी जवाब में अपनी ताकत फुल अनलीश करता है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी टेक्निक एक्टिवेट करता है, एलिमेंटल एनर्जी और मार्शियल फोर्स को एक ही रूप में फ्यूज करता है। अब वे दो इंसान नहीं, दो देवताओं की तरह हवा में भिड़ते हैं। उनके वार इतनी तेजी से चल रहे हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है। अनाउंसर पैनिक कर उठता है, क्योंकि दोनों फाइटर्स की ताकत इतनी अनकंट्रोल्ड है कि अरीना कभी भी फट सकता है। लुइंग का अटैक येही की तरफ आता है और येही अपनी हिडन जेनेटिक टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। अरीना की जमीन से एक विशाल गोल्डन वॉल उठता है। उसका बचाव करने के लिए लुइंग का एनर्जी अटैक दीवार पर टकराता है। दीवार दबाव झेलती है और आखिरकार टूट कर बिखर जाती है। स्पेक्टेटर्स दंग। अगर मेयर ने फिर बैरियर एक्टिवेट न किया होता, अरीना शायद गिर जाता। अरीना के अंदर ल्यू चिंग खून बहाती हुई घुटनों पर गिरती है। हर हरकत उसे दर्द देती है, लेकिन वो पूरी तरह गिरने से इनकार करती है। यही उसके सामने खड़ा होता है, अटूट ताकत के साथ। ल्यू चिंग हैरान, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ने येही को खरोंच तक नहीं पहुंचाई। येही उसे चेतावनी देता है कि उसके शरीर में फैल रही रेडिएशन तुरंत न रोकी गई तो नुकसान परमानेंट हो जाएगा। लुइंग कांपती है, वो टूट जाती है और पूछती है कि लड़ाई को इतना आगे ले जाने की जरूरत क्यों थी। येही शांत होकर उसके सामने बैठता है और बिना गुस्से के उसे देखता है। उसे उसकी फाइटिंग स्पिरिट से प्रभावित है। उसे अच्छा लगता है कि वो कभी हार नहीं मानी। अंदर ही अंदर ल्यू चिंग भी मानती है, वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती थी, वो इस लड़ाई का मजा ले रही थी। येही अपना कुछ माना उसे देकर रिकवरी शुरू करता है। वो उसे समझाता है कि वो लड़ते समय बहुत ज्यादा सोच रही थी और इसी वजह से गिरी। अच्छे नोट पर वो कहता है कि एक दिन वो उससे फिर लड़ना चाहता है, जब वो अपनी प्राइम पर हो। लड़ाई खत्म होती है। अनाउंसर उसे फर्स्ट सेमीफाइनल मैच का विजेता घोषित करता है। कुछ देर बाद चू भी अपनी जीत हासिल करता है और फाइनल्स में पहुंच जाता है। फाइनल शुरू होता है। पूरे एनचंग हाई स्कूल की नजरें उसी पर। येही और चू आमने सामने खड़े हैं। लाखों लोगों की लाइव ब्रॉडकास्ट ऑडियंस देख रही है। चू अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड निकालता है, एनर्जी से भरी हुई। येही हल्की मुस्कान देता है, जरा भी परेशान नहीं। चू स्पिनिंग स्लैश के साथ चार्ज करता है। ब्लेड की 7 क्लोन्स एक साथ अटैक करती हैं। येही एनर्जी गैदर करता है और एक्सप्लोसिव पंच के साथ काउंटर करता है। धमाका अरीना हिला देता है। चू उसकी ब्रूट ताकत देखकर कहता है कि ये कमीना असली ब्लेड ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बल्कि हर क्लोन को दम पर तोड़ रहा है। चू समझ जाता है, डिफेंस से वो इस मॉन्स्टर को रोक नहीं सकता। अब वो नया तरीका अपनाएगा, दूरी से हमला करेगा। वो रॉ एनर्जी से बना एक विशाल फियर्स ड्रैगन समन करता है, जो दहाड़ते हुए यही पर टूट पड़ता है। चू अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी एक्टिवेट करता है, आइस पल्स। पूरा बैटलफील्ड जमने लगता है। तेजी से जायंट आइस स्पाइक्स निकलते हैं और वो येही को एक विशाल आइस माउंटेन में कैद कर देता है। लेकिन देर नहीं लगती, पहाड़ पिघलने लगता है। अंदर से गोल्डन और ब्लू रोशनी का विस्फोट होता है। यही माउंटेन चीरकर बाहर आता है। प्योर फोर्स से चू दूसरा आइस अटैक शुरू करता है, एक विशाल क्रिस्टल उसके ऊपर गिराने की कोशिश में, लेकिन यही उसकी कोशिश को एक पल में बेकार कर देता है। चू हांफने लगता है, एनर्जी उसकी बॉडी पर बहुत लोड डाल रही है। वो पूछता है, मेरी जीत की कितनी संभावना है? यही शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, एक आवारा बिल्ली जितनी भी नहीं। चू समझदार है, हाथ उठा देता है, सामने वाला राक्षस है, लड़ना सुसाइड होगा। फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, विनर येही, एनचंग हाई स्कूल का चैंपियन। भीड़ पागल, हर तरफ उसका नाम गूंजता है। मंच के बीचों बीच खड़ा येही भीड़ की सारी एनर्जी अपने अंदर समेट रहा है। उसका नाम पूरे अरीना में गूंज रहा है। हर दिशा, हर स्क्रीन, हर ब्रॉडकास्ट में बस वही नजर आ रहा है। पूरे शहर में चल रहे लाइव टेलीकास्ट में उसका चेहरा चमक रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। लोग उसे अनचेंग के इतिहास का सबसे ताकतवर चैंपियन कहने लगते हैं। होस्ट आगे आता है और आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है, ये ही टूर्नामेंट चैंपियन। 3 दिनों की
लगातार जान तोड़ देने वाली लड़ाइयों के बाद ये खिताब आखिर उसका हो ही जाता है। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान एक रिपोर्टर उसके पास आता है और पूछता है कि वो कैसे बिल्कुल नीचे से उठकर यहाँ तक पहुंचा। ये हो कामली जवाब देता है कि उसके टीचर ने सबसे कठिन समय में उसका साथ दिया, उसी ने उसे संभाला जब कोई नहीं था। स्टेज के किनारे से प्रिंसिपल भी उसे आवाज देकर बधाई देता है। वो घोषणा करता है कि यही को उसकी जीत की सराहना में $2 मिलियन की स्कॉलरशिप दी जा रही है। यही तुरंत एक्सेप्ट करता है। स्कूल और प्रिंसिपल दोनों का शुक्रिया अदा करता है, साथ ही खुश होकर ये भी मानता है कि दिन रात की अपनी मेहनत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। थोड़ी ही देर बाद सिस्टम इंटरफेस पर एक नया अलर्ट चमकता है। टूर्नामेंट जीतने पर उसे एक हिडन सिस्टम रिवॉर्ड मिल गया है। कुछ देर बाद वो शांत कॉरिडोर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखता है पूरा क्राउड उसकी तरफ टूट पड़ता है। रिपोर्टर्स, स्टूडेंट्स, कैमरा क्रूज, हर दिशा से रोशनी, फ्लैशेस, माइक, सवाल, पूरा हॉलवे हंगामे से भर जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो सजेस्टिव इमेजेस दिखाकर अजीब और गलत सवाल पूछने लगते हैं। यही घबरा जाता है। उसके पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं बचता। वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकलता है कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। वो भागते भागते बास्केटबॉल जिम में घुसता है, तब जाकर क्राउड से छुटकारा मिलता है। सांस लेते हुए वो खुश है, क्योंकि उसने अभी जाना है कि वो दूसरे टेम्पलेट्स की एबिलिटीज भी हासिल कर सकता है। मतलब वो सिर्फ एक टेम्पलेट तक सीमित नहीं है। तभी जिम की डार्क कॉर्नर से एक आदमी बाहर आता है और उसे टूर्नामेंट जीतने पर बधाई देता है। यही पहले समझता है कि ये भी कोई रिपोर्टर है, लेकिन आदमी तुरंत साफ कर देता है कि वो मीडिया से नहीं है। वो अपना परिचय देकर बताता है कि वो हुआडू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और जेनेटिक लॉकिंग से संबंधित एक जरूरी बात करना चाहता है। ये शब्द सुनकर ये ही थोड़ा अलार्म्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति मॉन्स्टर टेम्पलेट से पाई है। जेनेटिक लॉकिंग वाला सिस्टम तो उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आदमी पूछता है क्या ये टर्म उसके पिता ने सिखाई थी, जो एक साधारण टैक्सी ड्राइवर थे। ये ही हाँ कहता है, लेकिन आदमी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकालता है और बताता है कि रिकॉर्ड उसके पिता की बैकग्राउंड से मेल ही नहीं खाते। कुछ बहुत गहरा रहस्य है, कहीं और से जुड़ा हुआ। वो यही को एक एनवेलप देता है और कहता है कि इसमें उसका जवाब है। यही लिफाफा खोलता है और वहीं के वहीं जम जाता है। अंदर एक दिव्य से दिखने वाले अस्तित्व की तस्वीर है, नाम प्रोमीथियस। साथ में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि ये एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था जिसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। अब यही को समझ आ जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है। उन्हें लगता है उसका पिता असल में इस प्रोमीथियस प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट था और ये ही खुद उसी प्रोजेक्ट का नतीजा है। आदमी उसकी सोच की पुष्टि करता है और बताता है कि उसे नेशनल हाई लेवल सब्जेक्ट घोषित किया जा चुका है। अब उसे पूरे देश की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसके बारे में सच्चाई जानने का अधिकार देगा। यही भी यही खेल खेलता है, क्योंकि उसके लिए पॉपुलैरिटी मतलब मुसीबत। उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। आदमी के चले जाने के बाद यही वापस अपने असली काम पर लौटता है। अब उसका हुआडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म है। वो अपनी स्कॉलरशिप और प्राइज मनी सेलिब्रेट करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक्साइटेड है उस टेम्पलेट एबिलिटी को ड्रॉ करने के लिए जो उसे सिस्टम ने रिवॉर्ड में दी है। वो सिस्टम का टेम्पलेट ड्रॉ फंक्शन एक्टिवेट करता है। उसके सामने एक ग्लोइंग पोर्टल मटेरियलाइज होता है, तेज रोशनी से भरा हुआ। एनर्जी वॉटेक्स इकट्ठा होता है और उसमें से एक विशाल देवता जैसी मैकेनिकल आकृति बाहर आती है। सिस्टम उसे पहचानता है। डी रैंक टेम्पलेट सुपर जायंट ह्यूमनॉइड, ऊंचाई 60 मीटर, फ्यूजन रेट 1%। यही दंग। अब वो तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर देता है। अगर ये सुपर जायंट ह्यूमनॉइड उसके डेमोरा टेम्पलेट के साथ फ्यूज हो जाए तो नतीजा विनाशकारी होगा। सिस्टम उसे फ्यूजन की इमेजिन्ड विजुअल भी दिखाता है। दोनों मॉन्स्टर्स पावर्स का मिला जुला रूप, विशाल, हिंसक और अनंत शक्ति से भरा हुआ। कहीं और एक मिस्टीरियस बिग शॉट अचानक अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। वो कहता है कि उसके प्राइवेट मैटर्स कहीं ज्यादा जरूरी हैं। उसके सामने हैजमैट सूट पहने एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट कर रहा है कि रूइंस में कोई बॉडी नहीं मिली, लेकिन कुछ रेमनेंट्स मिले हैं जिनमें न्यूक्लियर रेडिएशन और मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन के साइंस हैं। यानी ये लोग हमारे लड़के की तलाश कर रहे हैं। बिग शॉट नहीं चाहता कि उसका भाई खतरे में पड़े। उसकी माँ की आखिरी इच्छा भी यही थी कि वो अपने छोटे भाई की हर कीमत पर रक्षा करे। वो यही की टूर्नामेंट फुटेज देखता है और उदास होकर कहता है कि उसका लिटिल ब्रदर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी नहीं ले पाएगा। उधर ये ही एक रहस्यमयी पैकेज हाथ में पकड़े खड़ा है। वो उसे पलटता है, खोलता है, सोचते हुए कि क्या ये वस्तु आने वाले सीक्रेट रिल्म एक्सप्लोरेशन में उसकी मदद करेगी। अंदर एक हैंड रिटन लेटर है। वो उसे पढ़ता है और शौक में जम जाता है, क्योंकि उसमें रेल्म में खोजे गए एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट का जिक्र है। वो ये सोचकर चकित है कि आज के समय में भी कोई हाथ से लिखकर पत्र भेजता है। सूरज ढल रहा है। एन सिटी के रेडवुड माउंटेन पर सुनहरी रोशनी फैल रही है। ट्रायल साइट पर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सब सीक्रेट रेल्म इवेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ के बीच चू आगे बढ़कर येही को कॉन्फिडेंटली ग्रीट करता है। येही उसे गौर से देखता है और नोटिस करता है कि वो पिछली मुलाकात से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। येही थोड़ी जिज्ञासा से चू से पूछता है कि वो
वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला है। चू जवाब देता है हुआडू यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि दोनों एक ही जगह पर पढ़ने पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी येही को चू के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी महसूस होती है, जैसे उसका मन कहीं और अटका हुआ हो। इसके पहले वो कुछ और पूछ पाता, पहाड़ पर एक गूंजदार घोषणा होती है। सारे पार्टिसिपेंट्स को तैयार रहने के लिए बुलाया जाता है। आसमान में एक डायमेंशनल रिफ्ट फटने लगता है। रिफ्ट हर पल हिंसक तरीके से धड़क रहा है और उसमें से एक विशाल अंधेरा कई सिरों वाला क्रीचर खाई से निकलने की कोशिश कर रहा है। रेडवुड माउंटेन के ऊपर वो दानव जैसे होवर कर रहा है। सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स ऊपर देखते रह जाते हैं। उसकी प्रेजेंस ही सबको सुन कर देती है। तभी एक रेड हेड वॉरियर आगे आता है और सभी को एकजुट होकर हमला करने का आदेश देता है। इस डीमन को खत्म करो और सीक्रेट रेल्म में घुसो। एक ही पल में युद्ध छिड़ जाता है। सैकड़ों लोग एक ही क्रिएचर पर टूट पड़ते हैं। बेचारा क्रीचर मन ही मन पछता रहा होगा कि गलत जगह स्पॉन हो गया। रेडवुड माउंटेन सीक्रेट रेल्म के अंदर ये ही और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स रेल्म के अंदर चलते जा रहे हैं। चलते चलते ये ही हवा में एक तेज मेटालिक गंध महसूस करता है। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं, अचानक दर्जनों डिमोनिक क्रिएचर्स निकल आते हैं। उनके विकृत शरीर चारों दिशाओं से हमला करने दौड़ते हैं। तुरंत आदेश मिलता है, पहले मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करो। सारे फाइटर्स बिना समय गवाए एनर्जी स्ट्राइक्स और ब्लेड्स के साथ पूरे झुंड को काटने लगते हैं। चू भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटने ही वाला होता है कि ये ही बिजली की तरह आगे बढ़कर उसे एक ही वार में उड़ा देता है। चू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि दर्जनों डिमोनिक बीस्ट पास में पिघली हुई ढेरों में बदल कर पड़े हैं। बस हड्डियां और धुआं बचा है। वो शौक में जम जाता है, क्योंकि इतना विशाल स्लॉटर केवल यही ने किया था। असलियत ये थी, वो लार्ज स्केल न्यूक्लियर रेडिएशन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो मॉन्स्टर्स के सेल्यूलर स्ट्रक्चर को चुपचाप नष्ट कर रहा था, बिना कोई निशान छोड़े। ऑब्जर्वर्स ये देखकर दंग। कुछ लोग शक कर रहे हैं कि एक हाई स्कूलर इतनी ताकत कैसे रख सकता है, लेकिन बाकी याद दिलाते हैं कि इस साल की लाइव ब्रॉडकास्ट में टॉप कैंडिडेट्स की ताकत दुनिया ने खुद देखी थी। ये ही और उसकी टीम फॉर्मेशन में खड़ी है। उनके शरीर से भारी पावर निकल रही है। काफी देर की लड़ाई के बाद बीस्ट टाइड का लीडर गिर चुका है। बाकी बचे मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं। असॉल्ट ऑफिशियली खत्म हो गया। जहां बाकी लड़ाई कर रहे थे, हमारा लड़का ये ही पूरी तरह ग्रीन गॉब्लिन होर्ड में जो भी स्टोन मिलता था सब लूट करता जा रहा था। उसे खुद नहीं पता कि इतनी भारी चीजें वो ले कैसे जाएगा। जो उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे एक स्पेशल रिंग दे देता है जिसमें सामान कैरी किया जा सकता है। तभी वो पावरफुल सीनियर वॉरियर लौटता है जिन्होंने बीस्ट लीडर को हराया था। सर्वाइवर्स राहत महसूस करते हैं। अगर वो समय पर ना आते तो सब लुट चुका होता। बड़ा वॉरियर हमारे लड़के के सामने आता है, अपना नाम बताता है, वुएन एंड सिटी के सिल्वर वुल्फ ग्रुप से। वो सीधे येही की तारीफ करता है और इम्प्रेस होकर उसे एस रैंक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, जिसमें यूनिवर्सिटी बैकिंग और हाई लेवल बेनिफिट्स भी शामिल हैं। ये सुनते ही भीड़ हक्के बक्की, क्योंकि ऐसे ऑफर्स तो टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मुश्किल से मिलते हैं। ये ही कुछ बोल पाता उससे पहले एक लड़की काली आग वाले बीस्ट पर सवार होकर आती है। वो वुएन को चिढ़ाते हुए कहती है कि इतना जल्दी आ गया ताकि सारे कैंडिडेट्स हथिया सके। फिर वो भी येही को इनवाइट करती है अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए। वो ऑफर करती है मंथली कल्टीवेशन रिसोर्सेज का 15% हिस्सा। ये एक शेयर होल्डर लेवल बेनिफिट जैसा है। भीड़ फिर शॉक, लेकिन ये ही दोनों ऑफर्स पोलाइटली मना कर देता है। वो साफ कहता है कि फिलहाल उसे किसी टीम में शामिल नहीं होना। फिर भी वो दोनों से हाथ मिलाता है ताकि फ्यूचर में कोऑपरेशन की गुंजाइश बनी रहे। बीस्ट टाइड खत्म। अब ये ही और चू एक्सप्लोरेशन की ओर लौटते हैं। वो दोनों स्काई जंप लेकर ऊपर उठते हैं और पूरे टेरेन को ऊपर से स्कैन करते हैं। वे एक विशाल रेड ट्री के टॉप पर उतरते हैं जहां से पूरा लैंडस्केप दिख रहा है। चू अचानक इशारा करता है। दूर कुछ भयानक ऊंचे बींग्स खड़े हैं, जैसे पहाड़ों की तरह। चू तो डर गया, लेकिन हमारा लड़का उल्टा एक्साइटेड हो गया इतने बड़े अपोनेंट्स देखकर। ये ही तुरंत अपनी लाइफ फोर्स रेडार एक्टिवेट करता है। वो पूरे इलाके के लिविंग क्रिएचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैप करता है। जंगल के ज्यादातर हिस्से सिग्नल से भरे हैं, लेकिन साउथ ईस्ट का एक विशाल हिस्सा पूरी तरह ब्लैंक है, फर्श की तरह खाली, एकदम डेड जोन। ये अनोमली इतनी सस्पिशियस है कि ये ही समझ जाता है यहाँ कुछ भारी चीज छुपी है। जहाँ धुआं वहीं आग। वो बिना झिझक स्टड लेक की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद ये ही जंगल में सिस्टर जूली से टकराता है। वो दो टीममेट्स के साथ वहाँ स्काउटिंग कर रही होती है। ये ही पास आकर पूछता है कि वे रेल्म में कब से हैं। जूली बताती है कि उनका टीम अभी अभी पहुंची है और लेक एरिया की जांच कर रही है। अचानक यू यांग लेक के अंदर से बाहर कूदता है, उत्साहित होकर चिल्लाता है कि उन्हें जैकपॉट मिल गया। लेक के नीचे कुछ मिला है। वो बताता है कि लेक के नीचे एंशिएंट रूइंस छुपे हुए हैं। टीम खुशी से चिल्ला उठती है। ये ही उसके एक्साइटमेंट पर हैरान। वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या मिल गया। चू समझाता है सीक्रेट रेल्म्स में पुरानी सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए स्ट्रक्चर्स को रूइंस कहा जाता है। इनमें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, टेक्निक्स और कई बार वो ज्ञान छुपा होता है जिससे मॉडर्न मार्शल आर्ट्स और टेक्नोलॉजी की नींव पड़ी। यू यांग अचानक अलर्ट मोड में आ जाता है जब वो ये ही और चू को देखता है और उसकी शक्ल से साफ है उसे इन दोनों का आना
करना पसंद नहीं आया, लेकिन जूली उसे शांत करती है, बताती है कि सिटी ट्रायल्स में पहला और दूसरा स्थान इन्हीं दोनों ने लिया था। उनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उन्हें साथ रखना ही बेहतर होगा। यू यांग उन्हें घूर कर देखता है और फिर पूछता है कि स्पॉइल्स कैसे बांटेंगे। ये ही शांत होकर कहता है कि जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। यू यांग अनमने ढंग से मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा। प्लान सेट, सारे लोग पानी में कूद पड़ते हैं। वे तैरते हुए लेक के नीचे पहुंचते हैं और एक ग्लोइंग केव में पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टल फॉर्मेशन छत से लटक रही हैं, जैसे चमकते हुए बर्फ के तीर हों। उनकी रोशनी केव की दीवारों पर फैलती है, पूरा रास्ता चमक रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि केव का डीपर सेक्शन एक संकरे कॉरिडोर के आगे है। अचानक यू यांग को एहसास होता है कि उनका टीममेट ली गायब है, जिसे एंट्रेंस गार्ड करनी थी। एक और टीममेट अंदाजा लगाता है कि ली शायद अकेले ही ट्रेजर ढूंढने आगे भाग गया होगा। यू यांग जोर से ली को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। ऐसे में चू पूछता है कि क्या अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के लिए कोई प्रिकॉशन लिया गया था। एक लड़की बताती है कि उसने और ली ने रूइंस के पास डिटेक्शन बॉम्ब्स लगाए थे, लेकिन आज तक एक भी मॉन्स्टर सामने नहीं आया। जूली को अब शक होने लगता है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ली बिना किसी निशान के गायब हो चुका है। लेकिन युआंग गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि अब पीछे हटना बेवकूफी है, आगे किस्मत है। डरपोक लोग भागते हैं, जिसे डर लग रहा है वो यहीं से वापस चला जाए, बाकी सब आगे बढ़ेंगे। उसके ऐसे बोलने पर पूरा ग्रुप चुप हो जाता है। दबाव में कोई भी पीछे नहीं हटता। सब लोग अपने हौसले को कड़ा करते हैं और चमकते अंडरग्राउंड कॉरिडोर में धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, यही को क्लियरली महसूस होने लगता है कि आगे भारी खतरा है। लेकिन अब सोचना बचकानी बात है, क्योंकि खतरा पहले ही शुरू हो चुका है। उसके मन में एक बात साफ बैठ जाती है, इतनी विशाल अंडरग्राउंड केव में युआंग और ली का इतनी सटीक हिडन रूट ढूंढ लेना ये किसी भी हालत में कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये रास्ता शुरू से ही ट्रैप था। फिर भी यही बिल्कुल नहीं डरता। वो हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास अभी अपना ट्रम्प कार्ड बाकी है। वे लोग एक विशाल अंडरग्राउंड चेंबर में घुसते हैं। दीवारों पर अजीब हरे रंग की बेलें चढ़ी हैं, जो हल्की एनर्जी के साथ धड़क रही हैं। नजदीक जाकर देखते हैं तो स्केलेटल रिमेन्स बेलों में लिपटे हुए हैं, यानी यहाँ पहले भी किसी का नरसंहार हुआ है। ऊपर नजर जाती है तो ली का शरीर भी बेलों में लिपटा हुआ सिर्फ एक स्केलेटन बन चुका है। सारा ग्रुप डर से सुन्न। युआंग वहीं घुटनों पर गिर जाता है। रेलिक भी गायब और उसका साथी भी मर चुका। लेकिन तभी युआंग के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। उसी शक्ति ने उसे पकड़ लिया जिसने ली को मारा था। वह दूसरों को चिल्लाकर भागने को कहने ही वाला था कि उसके सिर से हरी बेलें धमाके के साथ फूटती हैं और वह एक झटके में मारा जाता है। उसका शरीर बेलों में खिंचकर ऊपर की तरफ टंग दिया जाता है। हमारा लड़का आगे बढ़ता है और उस कॉर्प्स को ब्लास्ट कर देता है, ताकि हालात और बिगड़े नहीं। असल सच्चाई सामने आती है। ये डीमन बीस्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक है। उसने पहले 2 वॉरियर्स को पकड़ा, युआंग का शरीर ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया ताकि और लोग भीतर खिंचे चले आएं। मतलब ट्रैप में फंसना पहले ही तय था। भूकंप जैसा कंपन होता है, क्योंकि विशाल बेलें नीचे गिरकर एंट्रेंस को पूरी तरह सील कर देती हैं। बीस्ट उन्हें भागने नहीं देना चाहता। चू अब साफ करता है कि जिस चीज से वे भिड़ रहे हैं वह दूसरा स्टेज डीमन बीस्ट गोस्ट वाइन डीमन है। इसके ताकत और चालाकी साधारण खतरे से कहीं ऊपर हैं। जूली की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि किंग लेवल बीस्ट से टकराने लायक वे बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन हमारे लड़के को इन क्लासिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, इस मॉन्स्टर को चूर चूर करना। वह जमीन को हिलाते हुए अपना पहला भारी स्ट्राइक छोड़ता है। उसी वक्त चेंबर में एक और शक्ति दाखिल होती है। एक ताकतवर आदमी सामने कूद आता है। उसकी प्रेजेंस पहाड़ जैसी भारी है। यही उसे तुरंत पहचान लेता है। वही आदमी जिसने उसकी बैकग्राउंड खोदी थी। वह बताता है कि उसने यही के रेडिएशन के निशान पकड़कर उसे माउंटेन तक ट्रैक किया। पत्थरों और कोलैप्स्ड टनल्स के बीच से चुपचाप पीछा करता हुआ आखिर यहाँ तक पहुँच गया। अब वह अपना पुराना हिसाब यहाँ खत्म करने आया है। जिस आदमी को वह पहले नहीं पकड़ पाया था, वह अब उसके सामने है। यही उसे देखता है और आराम से प्रिटेंड करता है कि वह आदमी को जानता ही नहीं। वह ब्रूट दहाड़ कर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन मिड चार्ज उसे जमीन से बेलें लपेट लेती हैं। वह घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वह गोस्ट वाइन डीमन के ट्रैप में गिर चुका है। फिर वह घूर कर यही पर शक करता है कि शायद ये सब यही की ही चाल थी। यही उसे याद दिलाता है कि इन बेलों में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। वह आदमी घबरा कर जोरदार एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे पूरा केव हिल जाता है। जूली चारों तरफ नजर रखती है और देखती है कि कैवर्न की दीवारों में बड़े बड़े क्रैक्स बन रहे हैं। स्ट्रक्चर ढहने वाला है। वह चीख कर सबको बाहर भागने को कहती है, नहीं तो पूरा केव गिर जाएगा। यही ऊपर की छत पर एक स्पाइरलिंग ब्लास्ट फेंक देता है। छत उखड़ जाती है। चट्टानों की बारिश शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में यही जूली और बाकी सभी को आदेश देता है, तुम सब बाहर निकलो।
लो, मैं मॉन्स्टर को रोकूंगा। वह एनिमी उस पर झपटता है, लेकिन तभी बैटलफील्ड पर एक ठंडी बिजली सी कट बनती है। चू आ जाता है अपनी तलवार से रास्ता रोकते हुए। अटैक करने वाला आदमी हंसता है, बता रहा है कि वह 8th स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन हमारे लड़के को इन फैंसी रैंक से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह मुट्ठी में लाइटनिंग भरकर सीधा एटॉमिक एक्सप्लोसिव फिस्ट मारता है। ब्लास्ट इतना तेज कि पूरा टेरेन कांप जाता है। यही फिर चू को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि रैंक का फर्क साफ है। अब ये लड़ाई वह अकेला ही निपटाएगा। वह आगे बढ़ता है और सबको कहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। काफी देर बाद सब लोग लेक के बाहर आ जाते हैं। चू भी वह यही की चिंता में लेक की तरफ देखता है। अचानक लेक से एक विशाल ब्लू एक्सप्लोजन उठता है और ब्लास्ट के बीच से एक म्यूटेंट क्रिएचर बाहर फेंका जाता है। और भाई, वो वही घमंडी आदमी है जिसे हमारा लड़का लिटरली रोस्ट कर चुका है। पूरा पका हुआ। कुछ देर बाद यही अपनी ह्यूमन फॉर्म में निकलता है, लेक से उछलकर बाहर आता है। टीम उसकी तरफ दौड़ती है। वह बैठकर बताता है कि वो आदमी खुद ही प्लाज्मा बॉम्ब से भरा हुआ था और उसी ब्लास्ट में गोस्ट वाइन डीमन भी मारा गया। अब वेंचर खत्म, दोनों टीमें अलग हो जाती हैं। यही जूली को अलविदा कहता है और वादा करता है कि रेल्म से बाहर निकलने पर उसकी मदद का हिसाब लौटाएगा। अब दोनों लड़के अकेले हैं और पूरा समय ग्राइंड में लगा देते हैं ताकि जितना संभव हो लूट मिल सके। एक्सप्लोरेशन खत्म कर वे अप्रेजल सेंटर पहुंचते हैं। यही धड़ाम से अपना बैग काउंटर पर पटकता है। रिसेप्शनिस्ट घूरकर चेतावनी देती है, सावधान रहो, तोड़ा फोड़ा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। वह माफी मांगता है और धीरे धीरे अपने बैग्स काउंटर पर रखने लगता है। हर बैग रिसोर्सेज से भरा है। इतने बैग्स जमा हो जाते हैं कि रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी रह जाती हैं। वह हैरान होकर पूछती है, बस और कुछ है? यही मुस्कुराता है, गिनना शुरू करो, अभी और भी स्पिरिट मेडिसिन बाकी हैं। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है। लोग रेयर हर्ब्स देखकर पागल की तरह शौक में हैं। उधर हमारा लड़का इन्वेंट्री का हिसाब लगा रहा है कि कौन सी लो ग्रेड मैजिक कोर्स बेचनी है। सारी अप्रेजल और सेल्स के बाद उसके अकाउंट में आते हैं 27 मिलियन यूएन। यही बाहर निकलता है ताकि बाकी स्पिरिट हर्ब्स बेच सके, लेकिन तभी एक लग्जरी कार आकर उसके सामने रुकती है। एक बुजुर्ग आदमी उतरता है। वह पिंक फार्मेसी का मालिक है। वह यही को सीधे ग्रीट करता है और कहता है कि उसे पता चला कि यही रेयर हर्ब्स लाया है। वह उन्हें मार्केट से भी ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता है। यही को समझ आता है कि अप्रेजल सेंटर में किसी ने इन्फो लीक कर दी है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। बायर खुद चलकर आया है और दाम भी परफेक्ट है। ट्रांजैक्शन पूरा होता है, लग्जरी कार निकल जाती है और वह आदमी कहता है, अगली बार भी हर्ब्स हो तो सीधे मेरे पास आना। अब वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में फिर से एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। इतना सारा पैसा हाथ में आते ही वो अपने अगले कदम की प्लानिंग शुरू करता है। उसे साफ महसूस हो चुका है कि मार्केट से मिलने वाले स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स और लो टियर हर्ब्स अब उसकी कल्टीवेशन पर खास असर नहीं डाल रहे। अगर उसे सच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो अगला इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीजें खरीदने में नहीं, सीधे पावर में करना पड़ेगा। लेकिन असली बड़े ब्रेक थ्रूज के लिए जितने रिसोर्सेज लगते हैं वे अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा रास्ता आता है, एक ऐसा रास्ता जो पैसे पर नहीं टिका। वो फैसला करता है कि अब उसे सीरियस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करनी होगी। ये सोचकर वो बिना देर किए सीधा निकल पड़ता है। अंचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे खुलते हैं। अंदर एक गर्म पेय रखा है जो पूरे माहौल को रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल बना रहा है। प्रिंसिपल यही का मुस्कुराकर स्वागत करते हैं और थोड़ा हैरान भी होते हैं कि वो अचानक किस सिलसिले में आया है। ये हो पिंक फार्मेसी की तरफ से एक छोटा सा पैकेज आगे बढ़ाता है और साफ कर देता है कि ये कोई ब्राइड नहीं, बस धन्यवाद का एक छोटा सा टोकन है। प्रिंसिपल इस जेस्चर से नरम पड़ जाते हैं। अब यही अपनी बात साफ साफ रखता है, क्योंकि उसने अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, वो अपने क्लैन से मदद नहीं मांग सकता। वो उम्मीद कर रहा है कि स्कूल उसकी मदद करे किसी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स टीचर को ढूंढने में। प्रिंसिपल सुझाव देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी शुरू होने तक इंतजार करे, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग रिसोर्सेज और अच्छे टीचर्स ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और डिले नहीं झेल सकता। प्रिंसिपल कुछ पल उसे ध्यान से देखते हैं, उसके अंदर की जिद और जुनून को महसूस करते हैं। आखिरकार वो एक एक्सेप्शन मानते हैं। वे यही के डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी मदद करने का फैसला लेते हैं। वो वादा करते हैं कि जरूरी अरेंजमेंट्स वो खुद करवाएंगे। अगली दोपहर ये हो ट्रेनिंग के बाद माथे का पसीना पहुंच रहा होता है कि उसका फोन बजता है। कॉल उठाते ही उसे खबर मिलती है कि सब तैयार है। वो प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कौन सी मार्शल आर्ट्स फैमिली उसे सिखाने के लिए तैयार हुई है। जवाब सुनते ही वो वहीं रुक जाता है। अनचेंग की लू फैमिली उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाने के लिए राजी हो गई है। दूसरा दृश्य कट होता है। अनचेंग के आउटस्कर्ट्स में एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से रोड पर दौड़ रही है। पीछे बैठी लड़की राइड का मजा ले रही है। ड्राइवर पूरी तरह प्लेबॉय जैसा दिख रहा है और अभी अपनी ताकत और दिखाने के मूड में है। आगे सड़क पर हमारा लड़का ये हो अपनी साइकिल पर इतनी तेजी से पेडल मार रहा
है कि बाइक के बराबर बराबर चल रहा है। वो आराम से उन दोनों लवर्स को बोल देता है, थोड़ा संभल कर चलो, ज्यादा स्पीड जान ले लेती है। बाइकर को ये बात सीधा इंसल्ट लगती है जब उसे समझ आता है कि एक साइकिल वाला उसके बराबर भाग रहा है, बल्कि उससे तेज जा रहा है। खुद को साबित करने के लिए वो पूरी तरह जिद पर आ जाता है। वो एक्सीलरेटर और घुमा देता है और रेकलेस स्पीड में आगे निकल जाता है, ये सोचकर कि अब उसने यही को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसके प्राउड होने से पहले ही हमारा लड़का अपनी पावर यूज करता है और साइकिल पर ही ऐसी स्पीड पकड़ता है जो किसी नॉर्मल साइकिल के बस की बात नहीं। वो बाइक को पीछे छोड़ते हुए आंखों से ओझल हो जाता है। बाइकर और लड़की दोनों आगे की तरफ देखते रह जाते हैं। यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देख लिया। कुछ ही देर बाद यीहो लू फैमिली के विशाल एस्टेट के गेट पर पहुंच जाता है। वो कुछ क्षण के लिए रुककर उस टावरिंग स्ट्रक्चर की भव्यता को देखता है। उसका राडार बता चुका है कि इस जगह पर कई पावरफुल लोग रहते हैं। एस्टेट के एंट्रेंस से एक लड़की सामने आती है, लियू चिंग। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही यही हल्का सा टीज करने की कोशिश करता है, वो एकदम स्टिफ हो जाती है। आखिरकार वो चुपचाप मुड़ती है और उसे अंदर की तरफ लेकर चल पड़ती है। जैसे ही दोनों मैंशन के अंदर पहुंचते हैं, लियू चिंग ऊंची आवाज में अनाउंस करती है, ये ही आ गए हैं। उसकी आवाज सुनते ही सीढ़ियों से उसकी माँ नीचे उतरने लगती हैं। उनकी खूबसूरती साफ दिखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी प्रेजेंस में जो कमांड है वो पूरे हॉल का माहौल बदल देती है। वो खुद का परिचय देती हैं, क्वीन लान, लू फैमिली की मेट्रियार्क, और यही का स्वागत करती हैं। दृश्य पास्ट में कट होता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद लियू चिंग घबराई हुई अपनी माँ के सामने खड़ी होती है। वो बोलना शुरू करती है, लेकिन उसकी माँ नरम आवाज में कहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन पर यही की एग्जाम परफॉर्मेंस चल रही होती है। वो ध्यान से देखती हैं और कहती हैं कि लियू चिंग ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, चाहे वो आखिर में हार गई हो। फिर वो अपने छोटे बेटे का जिक्र करती हैं, बताती हैं कि छोटे बेटे में इतना टैलेंट नहीं कि वो फैमिली को आगे ले जा सके, इसलिए अब पूरा फ्यूचर लियू चिंग पर टिका हुआ है। वही उनकी असली एयर है। वो अपनी बेटी की बुद्धिमानी, खूबसूरती और ताकत को मानती हैं और साफ कहती हैं कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। लो फैमिली बहुत नाजुक हालात में है। उसके पिता मर चुके हैं और अब उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग अलायंसेस पर टिका है। बिना पलक झपकाए वो सीधा सजेस्ट कर देती हैं कि उनकी बेटी की शादी हमारे लड़के से कर दी जाए, क्योंकि यही की स्ट्रेंथ, टैलेंट और सॉलिड ब्लड लाइन उसे लो फैमिली के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं। वो सिर्फ राइजिंग स्टार नहीं है, बल्कि सच में काबिल दामाद लेवल का इंसान है। वो बस अपनी बेटी से कहती हैं, उसके साथ टाइम बिताओ, खुद देखो कि वो किस तरह का फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है। दृश्य पास्ट में कट होता है। लो रेजिडेंस के एंट्रेंस पर यीहो झुककर आदर से बो करता है और एक गिफ्ट पेश करता है। लियू चिंग की माँ उसे गर्मजोशी से स्वीकार करती हैं और प्यार से उसकी तारीफ करती हैं। वो बताती हैं कि स्कूल प्रिंसिपल ने यही की एडवांस्ड मार्शल आर्ट सीखने की रिक्वेस्ट उन्हें पहले ही बता दी थी। वो अरेंजमेंट कंफर्म करती हैं और लियू चिंग को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि वो उसे गाइड करे। यही को लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स पवेलियन ले जाया जाएगा। फैमिली के रूल्स के हिसाब से उसे अंदर ट्रेनिंग के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। वो समझाती हैं कि पवेलियन के अंदर 3 पावरफुल मार्शल टेक्निक्स रखी हैं और वो उन्हें सीख पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह उसकी खुद की टैलेंट पर डिपेंड करेगा। यीहो फिर से झुककर पूरे लू परिवार को धन्यवाद देता है, सिर्फ उनकी माँ को नहीं, पूरे घर को। इस स्मॉल लेकिन समझदार जेस्चर से लियू चिंग की माँ उसकी पॉलिटिकल समझ और स्टेडी नेचर को नोट कर लेती हैं। दूसरी तरफ लियू चिंग ये सब देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड रहती है कि उसकी माँ अचानक यही में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। बिना कुछ कहे वो उसे एक लंबे अंडरग्राउंड कॉरिडोर से लेकर मार्शल पवेलियन की तरफ लेकर चल पड़ती है। रास्ते में यीहो माहौल हल्का करने के लिए एक टीजिंग रिमार्क करता है, जिससे लियू चिंग थोड़ा घबरा कर जल्दी जल्दी डिनाई करने लगती है। वो उसके काफी करीब झुक जाता है तो वो इरिटेशन और शर्म से भर जाती है। हम तो जानते ही हैं कि उसकी एम्बेरसमेंट की असली वजह क्या है। बेचारी इस फैक्ट से उभर ही नहीं पा रही कि ये लड़का शायद फ्यूचर हबी है। आखिरकार वे एक मैसिव सील्ड गेट तक पहुंचते हैं, जो किसी रेयर रीइंफोर्स मटेरियल से बना है, ताकि हाई इंपैक्ट मार्शल टेक्निक्स भी उसे तोड़ न सकें। यीहो उसे गौर से देखता है और पूछता है कि क्या वो सीधे इस गेट पर वार कर सकता है। लियू चिंग उसे देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, जैसे सोच रही हो कि ये सवाल भी पूछने लायक था क्या, और ये बंदा इस पत्थर की ताकत से इतना अनइम्प्रेस्ड क्यों है। बिना ज्यादा सोचे यीहो नीली चमकती मार्शल एनर्जी अपनी मुट्ठी में भरता है और एक ग्लोइंग ब्लू पंच छोड़ता है सीधे गेट की तरफ। जैसे ही वो मारने वाला होता है, लियू चिंग का शरीर हल्का सा सख्त हो जाता है। उस टेक्निक का रंग और ताकत उसे कुछ पुराने दर्दनाक मोमेंट्स याद दिला देते हैं, जिन्हें वो दोबारा नहीं सोचना चाहती। यीहो दूसरा वार भी करता है। एक और वेव ब्लू एनर्जी की सीधे गेट पर गिरती है। इम्पैक्ट की लहरें हवा में फैल जाती हैं, लेकिन स्टोन न टूटता है न हिलता है। लियू चिंग हल्की सी हंसी दबाती है उसकी असफल कोशिश पर। उधर हमारा लड़का कंफ्यूज है। उसे बस इतना महसूस हुआ जैसे उसकी एनर्जी किसी खाली जगह में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई। खैर, वो उसे आगे स्क्रॉल लाइब्रेरी के अंदर ले जाती है। इस लाइब्रेरी के अंदर गहराई में वो सीक्रेट वॉल्ट है जहाँ टेक्निक्स रखी हैं। अंदर जाने से पहले उसे बताया जाता है कि वो कोई भी टेक्निक चुन सकता है और दी गई आइडेंटिटी कार्ड से उसे अनलॉक कर सकता है। लियू चिंग साथ ही वार्निंग भी देती है कि प्रोफाउंड लेवल टेक्निक एक दिन में मास्टर करना लगभग
लगभग नामुमकिन है। वो उसे सलाह देती है कि पहले किसी फाउंडेशनल चीज से शुरुआत करे। यीहो फिर से हल्का मजाक कर देता है, जिससे वो एक बार फिर थोड़ी शर्म और उलझन में पड़ जाती है। फिर भी वो कोड डालती है और सिक्योर वॉल्ट खोलती है जहाँ ये टेक्निक्स रखी हैं। अंदर छोटे छोटे वॉल्ट्स नजर आते हैं, हर एक में एक मार्शल आर्ट बंद है। वो उसे आगे समझाती है कि श्वेन हुआंग मार्शल आर्ट सीखने का असली तरीका अंदर की मार्शल रिदम को महसूस करना है। अगर वो इस रिदम को महसूस ही नहीं कर पाया तो वो आर्ट सीख ही नहीं सकेगा। शॉर्ट में कहें तो श्वेन हुआंग मार्शल आर्ट्स खुद जिंदा चीजें जैसी हैं। ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं चुनता कि वो कौन सी आर्ट सीखेगा, बल्कि आर्ट खुद चुनती है कि वो किस मार्शल आर्टिस्ट के साथ जाएगी। कुछ देर बाद यीहो एक ग्लोइंग स्टैचू के नीचे बैठा होता है। उसे बस इतना करना है कि उस स्टैचू से निकलती रोशनी को एब्जॉर्ब करना। थोड़ा पीछे रिवाइंड होता है। लियू चिंग ने उसे पहले समझाया था कि जुमेन हुआंग मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल्स में नहीं लिखी जाती। इनकी ट्रांसमिशन स्टैचूज, स्कल्पचर्स, टूल्स, वेसल्स किसी भी ऐसी चीज के जरिए होती है जो मार्शल राइम को कैरी कर सके। लेगेसी किताबों में नहीं लिखी जाती, उसे चीजों के अंदर फोर्ज किया जाता है। वो बताती हैं कि सिर्फ असली मास्टर ही मार्शल इंटेंट को किसी फिजिकल मीडियम में एम्बेड कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंच सके। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह यही पर डिपेंड करता है। दृश्य वापस हमारे लड़के पर। वो कुछ पल खड़ा रहता है, फिर सीधे फर्श पर लेट जाता है। लियू चिंग मॉनिटर पर ये सब देख रही होती है और उसके इन शैतानी हरकतों से पूरी तरह अनइम्प्रेस दिखती है। चैम्बर के अंदर यीहो धीरे धीरे समझता है कि ये मार्शल राइम वाली जगह असली में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और यहाँ अंदर उसके नॉर्मल पावर्स काम नहीं कर। सिस्टम भी कंफर्म करता है कि वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो चुका है। पीछे खड़ी स्टैचू अचानक जिंदा हो जाती है और यही से कहती है कि मार्शल पावर पर अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास असली ताकत और सच्ची इच्छा हो। वो उससे प्रूफ मांगता है, ताकत, हौसला और मार्शल पाथ पर चलने की हिम्मत। अपना इम्तिहान देने के लिए वो बूढ़ा स्पिरिचुअल गार्ड यही को एक काम देता है। रात के समय इस टेम्पल को सैकड़ों घूमते हुए घोस्ट से बचाना होगा। टपकते पानी की बूंदों की आवाज ट्रायल की शुरुआत देती है। कुछ ही समय में लाल डीमोनिक गोस्ट्स चारों तरफ से स्वॉर्म करने लगते हैं। जैसे ही वे उसकी तरफ झपटते हैं, यही अपनी पावर चैनल करता है, ब्लेड हाथ में लेता है और वेव के बीच घुस जाता है। वो बिना रुके इन गोस्ट्स को काटता रहता है, एक के बाद एक, जैसे ये सब उसके लिए कोई काम ही ना हो। स्टैचू चुपचाप ये सब देख रही है, उसके शब्दों में तिरस्कार है। वो कहती है कि आज की जनरेशन कितनी कमजोर हो गई है और मार्शल आर्ट्स कितना गिर चुका है। उधर हमारा लड़का पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन तभी जैसे ही एक गोस्ट उसका सीधा अटैक करता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। स्टैचू भी ये देखकर चौंकने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल साफ है, गोस्ट्स हमारा लड़का का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। असल में उसका सिस्टम अपने आप उसे इन स्पिरिचुअल बीइंग्स से प्रोटेक्ट कर रहा है। मिनटों के अंदर भाई अपनी शानदार सुनहरी एनर्जी से सारे गोस्ट्स का साफ साफ कत्ल कर देता है। स्टैचू ये सब देखकर सच में हिल जाती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इतना तेजी से सबका सफाया कर देगा। अब अगला स्टेप साफ दिख रहा है। उसके ठीक सामने जो कुआं है, अब उसे वहीं छलांग लगानी है। ये साधारण कुआं नहीं है, इसके अंदर सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि पुराने मास्टर की पूरी जिंदगी की कंडेंस्ड एसेंस कैद है। पीढ़ियों तक जमा की गई शुद्ध मार्शल एनर्जी का रिजर्वॉयर। इसी वेल के अंदर एक फॉरबिडन टेक्निक छुपी है, डेविल इन द फ्लैश। अगर वह इस प्रोसेस को झेल गया तो मौका है कि ये टेक्निक उसके शरीर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो जाए। यही सोचकर यही बिना देर किए सीधे कुएं में कूद जाता है। ऊपर से देख रहा ऑब्जर्वर ये नजारा देखकर तन जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतनी बेपरवाही और कॉन्फिडेंस के साथ इस वेल में जंप नहीं मारी थी। बाकी सब रिस्क देखकर डर जाते थे, ये बंदा रिस्क को नजरअंदाज कर देता है। वेल के अंदर यही की कॉन्शियसनेस खिंचकर एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में पहुंच जाती है। वह खुद को एक भयानक कई सिरों वाले बीस्ट के सामने खड़ा पाता है। यही उस ट्रायल का असली रूप है। जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है, उसके शरीर के अंदर का खून उबलने लगता है, उसकी मसल्स जाम हो जाती हैं, हड्डियां झटकों से कांपने लगती हैं। ये डीमन टेक्निक उसके पूरे शरीर को चरम सीमा तक दबाव में रख रही है। कंट्रोल रूम में लियू चिंग अपनी माँ के साथ चुपचाप खड़ी है। दोनों हमारे लड़के को ये सब झेलते हुए देख रही हैं। लियू चिंग अंदर ही अंदर पागल हो रही है, समझ नहीं पा रही कि ये बंदा आखिर है
क्या चीज और ये सब कैसे झेल रहा है। उसकी माँ की आंखों में धीरे धीरे समझ की चमक आती है। उन्हें याद आता है कि तीसरी श्वेन हुआंग मार्शल टेक्निक जो वॉल्ट के सबसे गहरे हिस्से में सील्ड है, एक बार उसके दादा लियू चिंग के ग्रैंडफादर को जिंदगी के आखिरी समय में किसी संयोग से मिली थी, लेकिन पूरे परिवार में आज तक कोई भी उसे मास्टर नहीं कर पाया। इस टेक्निक को सीखने के लिए इतना अकल्पनीय दर्द सहना पड़ता है कि किसी के पास इतने मजबूत नर्व्स नहीं थे, यहाँ तक कि उसके दादा भी अंत तक इसे पूरा नहीं कर पाए थे। अब अगर यही ने सच में इस टेक्निक का पूरा बोझ उठाने का फैसला किया है तो इसका मतलब है उसकी विल पावर आम इंसानों से कहीं ज्यादा ऊपर है और वह उस किसी भी कीमत के लिए तैयार है जो ये टेक्निक उससे वसूल करेगी। उसी वक्त हमारा लड़का जम्हाई लेते हुए जागता है, हल्का सा खिंचाव लेता है, जैसे अभी अभी एक आरामदायक संडे वॉक से लौट कर आया हो। सारी ऑड्स के खिलाफ वह ट्रायल से बचकर निकल आता है। पूरी तरह जिंदा और होश में वह स्टैचू की तरफ मुड़ता है और एल्डर को धन्यवाद देता है, साथ ही उन एंसेस्टर्स को भी सलाम करता है जिन्होंने इस टेक्निक को बनाया और पीछे छोड़ा। उसके बेस स्टैट्स भले सेम दिख रहे हों, लेकिन वह कंफर्म करता है कि इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद उसकी कॉम्बैट कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो चुकी है। थोड़ी ही देर बाद लियू चिंग और उसकी माँ कमरे के अंदर आती हैं। अभी तक जो देखा उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। लियू चिंग सीधे उसकी आंखों में देखती है और पूछती है क्या उसने सच में वो टेक्निक पूरी कर ली। यही हो एक कैजुअल सैल्यूट मारकर आराम से जवाब देता है, हाँ हो गया। उसकी माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती हैं। वही टेक्निक जिसने पीढ़ियों से उनके पूरे परिवार के हर प्रैक्टिशनर को हरा दिया था, आज उसी को यही ने 1 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट कर दिया। यही अंदर ही अंदर थोड़ा स्मग फील कर रहा है और लियू चिंग उसे चुपचाप देखती रहती है। उसे खुद हमेशा जीनियस कहा गया, लेकिन आज उसे साफ दिख रहा है कि सामने खड़ा ये लड़का पूरी तरह अलग लेवल पर खेल रहा है। यही ग्रुप की तरफ मुड़ता है और अपनी पावर दिखाने की तैयारी करता है। एक झटके में उसके शरीर से नीली और लाल एनर्जी सर्ज होती है। उसकी मार्शल ऑरा तूफान की तरह फटकर बाहर आती है, सीधे उसके इंटरनल मार्शल वर्ल्ड से खींची हुई और शुद्ध फोर्स में बदलती हुई। लियू चिंग को इस एनर्जी में कुछ और भी महसूस होता है, जैसे अंदर कहीं कैद डीमंस की हल्की गूंज दबी हुई हो। उसकी माँ साफ तौर पर इम्प्रेस्ड है। वह यही की स्ट्रेंथ की खुले शब्दों में तारीफ करती हैं और उसके टैलेंट को एडमायर करती हैं। सच बोलें तो मम्मी पूरी तरह से इम्पैक्ट में आ चुकी हैं। लियू चिंग सजेस्ट करती है कि वॉल्ट में बचा हुआ समय वह बाकी टेक्निक सीखने में लगाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी माँ को थोड़ी खुन्नस भी है। वह अपनी बेटी की शादी को लेकर खुद डाउटफुल है, फिर भी प्रैक्टिकली वह अपनी पीढ़ियों की मार्शल विरासत इस लड़के के हवाले कर रही है, बिना किसी सीधी गारंटी के। सरप्राइज ये है, यही खुद ही आगे और ट्रेनिंग से मना कर देता है। वह समझाता है कि आखिरी टेक्निक एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मेहनत और दबाव लगा और अभी उसके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिन्हें उसे संभालना है। लियू चिंग की माँ उसका जवाब स्वीकार कर लेती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं कि वह उसे वापस छोड़ आए। जाने से पहले वह आराम से एक बात छेड़ती हैं, सुना है कि हमारा लड़का आज उनकी हवेली तक साइकिल पर आया था, तो वह ऑफर देती हैं कि गराज खुलवा देती हैं, वहां से वो कोई भी पसंद का टॉप टियर व्हीकल चुन सकता है। उसे तुरंत वो कूल हयाबुसा वाला कपल याद आ जाता है, तो वह भी तय करता है कि अब उसके पास भी एक हैवी बाइक होनी चाहिए। कट होता है, वही हयाबुसा वाला लड़का अब रोड पर पैदल चल रहा है क्योंकि उसकी बाइक एक्सीडेंट में जा चुकी है और ये वही बेकार भाई है जिसका जिक्र उसकी माँ ने पहले किया था। तभी एस्टेट के गेट के पास से एक हाई एंड मोटरसाइकिल धुआं उड़ाती हुई निकलती है। जाहिर है वो हमारा लड़का है। बाहर चल रहा लड़का वहीं ठिठक जाता है। उसे शौक लगता है कि ये तो वही लड़का है जो पहले साइकिल पर उससे रेस कर रहा था और अब उसकी जगह हैवी बाइक पर उड़ रहा है। अपने घर वापस आकर यही एक अजीब लेकिन अनोखा खाना तैयार करता है। टेबल पर एक कटोरा रखा है जिसमें चमकते हुए स्पिरिट क्रिस्टल्स भरे हैं, साथ में सॉस और चॉपस्टिक्स रखी हैं, मानो ये कोई नॉर्मल डिश हो। वह एक नीला चमकता शार्ड उठाता है और उसे बड़ी कैजुअली खा जाता है, जैसे ये भी सामान्य खाना ही हो। जैसे ही वो स्टोन अंदर जाता है उसके फिजिकल स्टैट्स ऊपर उठते हैं, लेकिन उसके लिए यह अभी भी काफी नहीं है। वह डिसाइड करता है कि सारे अवेलेबल पॉइंट्स सीधे जायंट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पलेट में लगाए जाएं ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट मिले। फिर वह एक गोल्डन डीमन कोर उठाता है और उसे भी निगल जाता है। जैसे ही वो कोर शरीर में जाता है उसके अंदर एनर्जी का धमाका हो जाता है। सिस्टम उसे प्रॉम्प्ट देता है, वह अपने डेमोरा टेम्पलेट को म्यूटेट कर सकता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है। वह कुछ पल रुककर सारे ऑप्शंस तौलता है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों सोचता है, फिर फैसला करके वह कंफर्मेशन की पर हाथ मारता है, उम्मीद के साथ कि रिजल्ट कुछ बड़ा निकलेगा। प्रोसीजर खत्म होते ही वह एक नया मॉन्स्टर टेम्पलेट अनलॉक कर लेता है, स्टार यूनिवर्स डेमोरा। सिस्टम समझाता है कि जब सैवेज ट्रेस डेमोरा 100% सिंक्रोनाइजेशन पर पहुंचता है तो 2% चांस होता है कि वह स्टार यूनिवर्स डेमोरा में इवॉल्व हो सके। खैर, हमारा लड़का ये खबर सुनकर बहुत खुश है। अब इवोल्यूशन पूरा करने के लिए उसे करंट टेम्पलेट को 100% तक पुश करना होगा, यानी अब सिर्फ तेजी से ग्रो करना ही रास्ता है। तभी अचानक बाहर
बाहर एक भारी शॉक वेव उठती है। सीधी निशानी की अब कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यही के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर दर्जनों पुलिस क्रूजर्स भर गए हैं। आर्म्ड ऑफिसर्स पूरा एरिया घेर लेते हैं और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने लगते हैं। अचानक किसी की नॉक उसके दरवाजे पर होती है। यही तुरंत समझ जाता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जो अचानक आ धमके, और कोई डिलीवरी भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त वह विंडो की तरफ देखता है और वहाँ एक इंट्रूडर को बैठे देखता है। वह लंबी, तेज और खतरनाक दिखती है। हमें अभी नहीं पता ये औरत कौन है, लेकिन उसकी बातों से उसका इरादा थोड़ा साफ हो जाता है। उसका ओरिजिनल प्लान ये था कि वह कोई आइटम इस अपार्टमेंट में छुपाए और जाते समय होस्ट की मेमोरी को ऑल्टर कर दे। लेकिन अब जब यही ने उसकी स्टेल्थ देख ली और उसे पकड़ लिया तो पूरा प्लान बदल गया है। हमारा लड़का जरा भी नहीं घबराता। वह थोड़ा रुककर आराम से लाइन छोड़ता है कि वह औरत पहले से ही सड़क पर चलती हुई जिंदा लाश है। उधर बाहर पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप जो नाम के एक आदमी से भिड़ रहा है। सारी नजरें उस पर होने के बावजूद जो अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अहंकार में वह फॉरबिडन ब्लड बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसका गुरूर ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि ऊपर से हमारा लड़का उस फ्रीकी औरत से लड़ते लड़ते सीधे हवा से नीचे गिरता है। उसका नैनो बैटल सूट अब पूरी तरह काला झुलस चुका है। सीधी निशानी कि यही ने उसे बुरी तरह रोस्ट किया है। अब पता चलता है कि ये दोनों अजीबोगरीब लोग असल में अकम्प्लिसेस हैं। औरत अपने साथी से कहती है कि उसने आइटम छुपा दिया है, अब उन्हें रिट्रीट करना चाहिए। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्मोक बॉम्ब फटता है। घना सफेद धुआं पूरी सड़क को ढक लेता है और जब धुआं छंटता है दोनों क्रिमिनल गायब हैं। वे सुअर सिस्टम के रास्ते बिना कोई निशान छोड़ भाग चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों सोचते हैं कि उन्होंने आखिरकार खतरे से छुटकारा पा लिया, उसी वक्त हमारा लड़का सीधे उसी सुअर वाले रास्ते पर उनके सामने आ खड़ा होता है। ये हो गुस्से में उस औरत से पूछता है जो उसके घर में घुसी थी कि अब तक उसने ये नहीं बताया कि वो आई ही क्यों थी। जो चिल्लाकर हमारे लड़के पर बरसता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ही उन्हें कैसे ढूंढकर यहाँ तक पहुँच गया, जबकि एलीट फोर्सेस तक इनका पीछा नहीं कर पा रही थीं। लेकिन ये ही उन दोनों को कोई जवाब देने के मूड में नहीं है। असल सच्चाई ये है कि हमारा लड़का उस औरत के शरीर से निकल रही न्यूक्लियर रेडिएशन को महसूस करके सीधे यहाँ तक पहुँचा है। जब वार करने का समय आता है तो वो बातों में टाइम नहीं बर्बाद करता। वह बिना कुछ बोले मिसाइल की तरह आगे की तरफ लॉन्च हो जाता है। पलक झपकते ही उसकी मुट्ठी जो के सामने पहुंच जाती है और पंच लगते ही एनर्जी उसका सीना चीरकर पीछे दीवार तक पहुंचा देती है। जो धड़ाम से पीछे के कंक्रीट वॉल से टकराता है, दीवार फट जाती है और चारों तरफ धूल उड़ जाती है। वो औरत जिसका नाम यीमे है, ये सब देखकर सांस अटक जाती है। जो को इस तरह फेंका जाता देखना उसके लिए बिल्कुल अलग लेवल का शौक है। उसके हिसाब से ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। उसे साफ समझ आ जाता है कि जिसने भी इस लड़के को ट्रेन किया है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं है। ये ही मेहरबानी करके इतना बताता है कि वह एम्परर ग्वांगला का डिसाइपल है, लेकिन यीमे ने ये नाम जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। इसी बीच जो अभी तक बेहोश पड़ा था वही जो अचानक सीरियस होने का फैसला करता है। वह अपना रूप बदलकर एक घिनौने दूसरे संसार जैसे एलियन में बदल जाता है और प्राउडली खुद को 6th टियर मार्शल आर्टिस्ट लेवल की ताकत वाला बताता है। ऐसा अपोनेंट देखकर हमारे लड़के के चेहरे पर उल्टा और बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे टफ दुश्मन पसंद है। उधर वही बड़ी बूबा वाली औरत सोचती है कि ये अच्छा मौका है पीछे से हमला कर दे। उसे भरोसा है कि हमारा लड़का उसे देख ही नहीं पाएगा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही ये बिना पीछे देखे एक जोरदार एनर्जी बीम छोड़ देता है। बीम इतनी जबरदस्त होती है कि वह औरत इनविजिबिलिटी से बाहर फेंकी जाती है और दूर जाकर गिरती है। उस बड़ी बूबा को इस तरह कचरे की तरह उड़ते देख जो पूरी ताकत से पंच मारने पर उतर आता है। दोनों के मुक्के टकराते हैं, टक्कर का धमाका गूंज उठता है। दुश्मन का अटैक आउटपुट बहुत ही जबरदस्त है और यही को भी ये फोर्स क्लियरली फील होती है। अगले ही सीन में हमारा लड़का कहीं दिख नहीं रहा, जो के लिए और डरावना है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह फिर प्रकट होता है, इस बार अपने जायंट ह्यूमनॉइड रूप में। उसका इरादा साफ है, इस कमीने को एक भारी कुचल देने वाले वार से सीधे जमीन में गाड़ देना। जैसे ही वो पंच छोड़ता है तुम बस कल्पना कर सकते हो कि उस बेचारे जो की हालत क्या होने वाली है। दूसरी तरफ वो बड़ी बूबा औरत ये सब देखते हुए जम सी जाती है। उसके अंदर पछतावा भर जाता है कि उसने कभी हमारे लड़के से पंगा लेने का सोचा भी क्यों। ये सारा शिट उसके पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, एक ही ऑप्शन है, जान देकर लड़ना। ये सोचकर वह हमारे लड़के पर झपटती है और कोशिश करती है कि ह्यूमनॉइड के विशाल सिर को अपने धागों से जकड़ ले। ये धागे उसके नानो आर्मर से बने हुए मॉलिक्यूलर थ्रेड्स हैं जो हाई ग्रेड अलॉयज तक को काट सकते हैं। जैसे ही वो इन थ्रेड्स को टाइट करती है, जायंट ह्यूमनॉइड का सिर हवा में घुलता हुआ गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। उसे एक पल को लगता है कि उसने जीत हासिल
हासिल कर ली। लेकिन उसी समय आसमान से एक विशाल एनर्जी बीम सीधे उस पर गिरती है और उसे बाहर से देखकर ही लगता है कि वह पूरी तरह भस्म हो गई होगी। हमारा लड़का फिर जो के पास पहुंचता है, जो अब चोटों से लथपथ लगभग खत्म हो चुका है। चूंकि उसे लगता है कि वह वैसे भी मरने वाला है, वह अपने साथ यी ओभी खींच कर ले जाने की ठान लेता है। वह बताता है कि जिस चीज को याओ यीमे ने यी के कमरे में छुपाया था उसे गोल्डन जीन कहते हैं। अब वो गोल्डन जीन हमारे लड़के के पास है और इसी वजह से आने वाले समय में कई लोग उसे निशाना बनाएंगे। जो की भाषा में यही की मौत अब पक्की है। हमारा लड़का उसकी ये मनहूस बकवास सुनकर सीधा एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारता है और वहीं उसकी जान निकल जाती है। उसे पता है कि अब जल्दी ही रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंचेंगी और उसने जितना हंगामा कर दिया है उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो वह वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है और लियू चिंग की मां को मैसेज करके सिचुएशन क्लियर करता है। उधर से जवाब आता है कि पुलिस ने उस पर कोई शक नहीं किया, जिससे वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब उसका ध्यान गोल्डन जीन पर जाता है, वही ऑब्जेक्ट जिसको लेकर ये दोनों इतने परेशान थे। गौर से देखने पर उसे उस पर बना एक खास एम्बलम दिखता है जो उसने पहले भी देखा था। यही निशान उस प्रोमीथियस फाइल में था जो हुआदू वाले आदमी ने उसे दिखाया था। यही को जो समझ आता है उसके हिसाब से ये दोनों कमीने गोल्डन जीन को लेजर बर्ड से चोरी करके भाग रहे थे और पीछा करते करते अब पूरा झंझट उसके सिर पर आ गिरा है। दृश्य बदलता है बी लेवल सीक्रेट रैम स्वान लेक के अंदर। इनर जोन की गहराई में एक सीजन्ड मार्शल वॉरियर्स की स्क्वाड शिकार के बीच में है। उन्होंने कुछ ब्लड वोल्फ्स को घेर कर आखिरकार गिरा लिया है। टीम कैप्टन एक ब्लड वोल्फ का पेट चीरकर उसका मैजिक कोर निकालता है। तभी जंगल में एक भारी डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जमीन ऐसे कांपती है जैसे सैकड़ों हजारों मॉन्स्टर्स एक साथ दौड़ रहे हों। कुछ ही पलों में वे जो नजारा देखते हैं उसे देखकर सब जम जाते हैं। जानवरों की एक अंतहीन लहर जंगल को रौंदती हुई हर चीज को निगलती चली आ रही है और इस पूरे शो का मेन हाईलाइट है एक विशाल बीस्ट, सॉवरेन क्लास बीस्ट सिन वुल्फ। इस मॉन्स्टर को आगे बढ़ता देख एडवेंचरर पार्टी पूरा हथियार फेंक कर भागने पर उतर आती है। उन्हें साफ लग रहा है इस सॉवरेन लेवल बीस्ट टाइड के एन सिटी की तरफ बढ़ने का मतलब है कि शहर का बचना लगभग नामुमकिन है। तुम जानते हो हाई टियर मैजिकल बीस्ट कभी यूं ही अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ते, इसीलिए स्वान लेक सीक्रेट रेल्म इतने सालों से स्टेबल था। अब इस लेवल का मॉन्स्टर यहाँ दिखाई देना एक ही बात साबित करता है, अंदर कुछ बहुत बुरी गड़बड़ हो चुकी है। वो विशाल एप जैसा मॉन्स्टर एक डरावना रोर करता है और मीटियोर जैसे पत्थर उछालता है। कुछ ही सेकंड्स में वॉरियर टीम इन भारी चट्टानों के नीचे दबकर पूरी तरह चूर चूर हो जाती है। दृश्य बदलता है स्वान लेक सीक्रेट रेल्म के बाहर पूरे शहर में अलार्म्स बज उठते हैं। एन सिटी के लोग जहां खड़े होते हैं वहीं के वहीं जम जाते हैं। एक सेकंड बाद मेयर की आवाज सिटी वाइड ब्रॉडकास्ट पर गूंजती है। वह घोषणा करता है कि बी लेवल स्वान लेक रेल्म से एक मैसिव बीस्ट टाइड शहर की ओर बढ़ रही है। एस्टिमेटेड समय ब्रीच तक 20 मिनट। आर्मी पहले ही मोबिलाइज हो चुकी है और सभी नागरिकों को या तो शेल्टर में जाने या तुरंत इवैक्यूएट करने का आदेश दिया जाता है। मेयर की आवाज हर दिशा में गूंजती है। वह शहर के हर वॉरियर से खड़े होकर लड़ने की अपील करता है। आर्म्ड पुलिस तुरंत सड़क पर उतर आते हैं ताकि शहर में व्यवस्था बनी रहे। गवर्नमेंट एजेंसीज फुल पावर पर काम शुरू करती हैं ताकि किसी तरह घबराहट कम रहे और सिस्टम कंट्रोल में रहे। मेयर अपने ऑफिस में एक कॉल से दूसरे कॉल पर कूद रहा है। जो हो सकता है वो कर रहा है ताकि फाइनल टकराव को थोड़ा और देर तक टाला जा सके। तभी उसकी सेक्रेटरी तेजी से अंदर घुसती है और ताजा रिपोर्ट देती है। वह रीइंफोर्समेंट के बारे में पूछता है, कौन शहर की मदद के लिए फौज भेज रहा है। जवाब अच्छा नहीं है। ये शहर अकेला टारगेट नहीं है, कई और रीजन्स पर भी बीस्ट अटैक्स हो रहे हैं। ज्यादातर शहर अपनी ही मुसीबत में इस कदर डूबे हैं कि किसी और की मदद करना पॉसिबल नहीं है। जो कुछ शहर अभी तक बचे हैं वे खुद को बंद करके दीवारें खड़ी करने और अपने बचाव की तैयारी में लगे हैं। उसकी आवाज कांपती है जब वो हुआदू के बारे में पूछता है कि शायद वहाँ से कोई ग्रैंड मास्टर लेवल वॉरियर या उससे ऊपर मदद के लिए भेजा जा सके। एक भी आ जाए तो काफी होगा, लेकिन ये ऑप्शन भी बंद है क्योंकि ग्वांचान सिटी में राजधानी के बिल्कुल पास एक एस क्लास सीक्रेट रेल्म खुल चुका है। लगता है वहाँ बैटल पहले से शुरू हो चुकी है, तो कोई भी एन सिटी को बचाने नहीं आने वाला। अब जो भी लड़ाई होगी उन्हें अपने दम पर ही लड़नी होगी। दृश्य बदलता है चू फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में ये ही और चू स्पैरिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो अगला राउंड शुरू करने लगते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में सायरन बज उठती है। कुछ सेकंड्स बाद उनके फोन्स पर ऑफिशियल अलर्ट्स आ जाते हैं। एन सिटी के कॉलेज प्रेप स्टूडेंट्स को तुरंत इवैक्यूएट होने का आदेश दिया जाता है। चू चुप्पी तोड़ते हुए पूछता है कि क्या यही भी जाने वाला है, लेकिन हमारा लड़का तो उल्टा ये सुनकर जस्ट है। उसे तो मॉन्स्टर्स की धुनाई का मौका दिख रहा है, तो भागकर दूर जाना उसे प्योर टाइम वेस्ट लगता है। उधर लियू चिंग दरवाजे की तरफ बढ़ती है पूरी तरह तैयार कि बीस्ट टाइड के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जाएगी, लेकिन उसकी माँ रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। बेटी युद्ध के लिए तैयार है लेकिन माँ सिर्फ उसकी जान के बारे
बारे में सोच रही है। अगर वह अभी बाहर गई तो कोई गारंटी नहीं कि वह वापस आएगी भी या नहीं। पूरे एन सिटी की कुल फाइटिंग फोर्स मुश्किल से 30,000 के आसपास है। पुराने जवान, वॉलंटियर्स सब मिलाकर वो भी शायद 50,000 से कम। इतने बड़े बीस्ट टाइड के सामने ये सब ऐसे हैं जैसे तूफान में फंसी छोटी नावें। अगर उस लहर में सॉवरेन क्लास मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं तो ये सीधा डेथ सेंटेंस जैसा है। ग्रैंड मास्टर तक ऐसी वेव्स रोकने में संघर्ष करते हैं। उसकी माँ साफ कहती है कि उसकी बेटी की जान सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसके अंदर पूरा लो फैमिली का फ्यूचर बसा है। एक गलती पूरी विरासत को निगल सकती है, लेकिन लड़की तैयार नहीं झुकने को। उसके हिसाब से वो वॉरियर क्लैन जो मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा तक ना हो सके, उसे जीने का हक ही नहीं। ज्यादा बहस किए बिना वह अपना फैसला लेती है और शहर की रक्षा के लिए लड़ने निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है, आंट होंग बाहर आती है। वह मालकिन से पूछती है कि हमारा लड़का क्या करेगा, क्या वो भी बाहर जाएगा। मालकिन फैसला करती है कि ये ही अपने लिए खुद फैसला करेगा, वह उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। दृश्य बदलता है। स्वान लेक सीक्रेट रेल्म के अंदर युवा और बूढ़े हर उम्र के फाइटर्स एक जगह जमा हैं। सब युद्ध की तैयारी में खड़े हैं। 20 साल बाद बीस्ट टाइड वापस आई है और इस बार कोई भागने के मूड में नहीं है। सबके मन में एक ही बात है, ये हमारा घर है, इसे बचाने के लिए जान भी लगानी पड़े तो चल जाएगा। रेल्म के एंट्रेंस पर सोल्जर्स अपनी पोजीशंस पर हैं, आर्टिलरी और वेपन्स रेडी हैं। ये इन सिटी की आखिरी डिफेंस लाइन है। बीचों बीच हुआंग कमांड संभाल रहा है। वो जोर देकर बताता है कि शहर की 60% मिलिट्री फोर्स पहले ही अंदर भेजी जा चुकी है, साथ में हर रैंक्ड मार्शल आर्टिस्ट भी। उनका काम है जानकारी जुटाना और जिंदा वापस आना, क्योंकि हारने का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तभी रबल में से एक सोल्जर लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है, पूरा खून में सना, बस किसी तरह खड़ा है। उसे देखते ही मेडिक्स भागकर पहुंचते हैं और उसे उठाकर मेयर की तरफ ले जाने लगते हैं। उसके कांपते हाथ में एक यूएसबी ड्राइव है, जिसमें पूरे वैनगार्ड यूनिट का कॉम्बैट लॉग रिकॉर्ड है। हुआंग गुस्से और घबराहट में पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? सोल्जर हिम्मत करके सर उठाता है और सबसे बुरी खबर सुनाता है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो अपने सीनियर्स को वार्निंग देता है उस काले एप के बारे में, जो पूरे प्लेटून को अकेला ही उड़ा ले गया। इस बीच मॉन्स्टर्स ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। वे रेल्म गेट के पास टावर के आसपास गड़ी हुई लैंडमाइंस को जानबूझकर टारगेट करना शुरू करते हैं। मतलब ये कमीने पूरी तरह होशियार हैं और साफ साफ दिखा रहे हैं कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। जैसे ही वो माइंस दुश्मनों के पैरों के नीचे ट्रिगर होती हैं, पूरा इलाका धमाकों से फट पड़ता है। जो जाल इंसानों ने सेट किए थे, वही अब उल्टा उन्हीं की गर्दन का फंदा बन जाते हैं। हुआंग पूरी ताकत से दहाड़ता है, सब कुछ झोंक दो, पूरी ताकत से पलटवार करो, इससे पहले कि नुकसान फैलकर काबू से बाहर हो जाए। पूरा बैटलफील्ड धमाकों की लपटों से हिल उठता है। ऊपर से जलते हुए मलबे की बारिश हो रही है, जमीन पर आग की लकीरें खिंच जाती हैं। लेकिन मेन मॉन्स्टर बॉस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे पूरा यकीन है कि ये छोटे छोटे कूड़े ज्यादा देर तक अपनी जगह टिक ही नहीं पाएंगे। कट करते हैं हमारे लड़के पर, जो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा चुपचाप ऑरा फार्मिंग कर रहा है। उसे अब इस सिटी से सच में लगाव हो चुका है, इसलिए वो ये सब देखते हुए ये मानने को तैयार नहीं कि ये जगह यूं ही राख में बदल जाएगी। यही सोचकर वह सीधे बिल्डिंग से कूद जाता है और हवा में ही अपना एक मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्टिवेट कर देता है, युद्ध में कूदने के लिए तैयार। उधर शहर पहले से ही बिखर चुका है। ऊपर से उड़ने वाले एरियल बीस्ट्स झुंड में नीचे टूट रहे हैं। सड़कों पर आग फैल चुकी है, उल्टी पड़ी गाड़ियां चारों तरफ बिखरी हैं। चू भी बैटलफील्ड पर मौजूद है। वह अपनी तेज सटीक तलवारबाजी से मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक काट रहा है। शाओलिंग भी वहीं लड़ रही है, जानवरों को पीछे धकेलते हुए। अचानक उसकी नजर एक इतने विशाल बीस्ट पर पड़ती है कि उसे तुरंत पहचान हो जाती है। ये वही राक्षस है जिसे वह पहले देख चुकी है। ये हरामी कोई आम दानव नहीं, ये इलीट क्लास का मॉन्स्टर है, जिससे भिड़ना आसान नहीं। चू भी ये देखकर दंग रह जाता है कि वे लोग किस चीज से भिड़ गए हैं। जैसे ही वो दानव अपनी विशाल मुट्ठी से सबको चपट में लेने ही वाला होता है, उसी पल हमारा लड़का एक भारी भरकम एनर्जी बीम छोड़ता है। बीम सीधी मॉन्स्टर से टकराती है और उसे पीछे धकेलकर जमीन पर गिरा देती है। इतनी ताकत के बावजूद ये वार उसे मार नहीं पाता, लेकिन अब वो जानवर पूरी तरह भड़क चुका है। वह अपना हाथ घुमाकर सीधे नए खतरे यानी हमारे लड़के की तरफ अटैक करता है, लेकिन हमारा बंदा जगह से हिलता तक नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा शातिर मुस्कान है कि खुद मॉन्स्टर भी एक सेकंड को कंफ्यूज हो जाता है। जैसे
जैसे सोच रहा हो ये कूड़ा इतनी मुस्कुराहट क्यों बिखेर रहा है। कुछ ही सेकंड में हमारा लड़का हरकत में आता है और इतना भयानक वार करता है कि वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा चिथड़ों में बंटकर पहचाने लायक भी नहीं बचता। पास खड़े चू और शाओलिंग चुपचाप ये सब नजारा देखते रह जाते हैं। उनके पास रिएक्ट करने को कोई शब्द ही नहीं बचते। ये हाँ उनकी तरफ मुड़ता है और चू को साफ आदेश देता है, यहाँ की लाइन पकड़ कर रखना, मैं बाकी जोन्स को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। आसमान में ऊंचाई पर पहुंचकर वह पूरे शहर को स्कैन करना शुरू करता है। कहाँ कहाँ पर सबसे बड़े शिकार घुसे हुए हैं। नीचे बैटलफील्ड पर एक और दैत्याकार क्रीचर आतंक मचा रहा है। ये एक स्पाइक्ड एलिफेंट जैसा बीस्ट है जो जहाँ से गुजरता है सब कुछ कुचल देता है। सैनिक अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे गिराने की, लेकिन गोलियां उस पर जरा भी असर नहीं कर रही। आखिरकार एक सैनिक झुंझलाकर अपनी राइफल फेंक देता है और चिल्लाता है, गन्स छोड़ो, ब्लेड्स निकालो। अब सबके हाथ में तलवारें हैं और ये बेवकूफ पूरी बहादुरी के साथ सीधे अपनी मौत की तरफ भागते हैं। जैसा होना था वैसा ही होता है, एक भी जिंदा नहीं बचता। सबके सब उस एलिफेंट के नुकीले दांतों पर चढ़े हुए लटके मिलते हैं। ऊपर से देखने पर मॉन्स्टर की लुक और भी खतरनाक लगने लगती है, जैसे उसने आर्मर ही पहन रखा हो। बचे हुए सोल्जर्स अब उलझ जाते हैं, भागें या आखिरी सांस तक लड़ें। तभी एलिफेंट अपनी भारी सूंड घुमाकर उन्हें खत्म करने के लिए अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले उसके शरीर को नीली एनर्जी की एक तेज किरण सीधे आर पार कर जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जाहिर है ऊपर से आकर जो मीटियोर की तरह गिरा है वो हमारा लड़का ही है। शहर के कुछ और मोर्चों पर मॉन्स्टर्स अचानक पीछे हटने लगते हैं, सब एक दिशा में भागते हुए। वहां लड़ रहे अवेकनर वॉरियर्स पहले तो सोचते हैं कि शायद दुश्मन रिट्रीट कर रहा है, लेकिन एक लड़की समझाती है कि वे भाग नहीं रहे, वे तो चारों ओर से यहीहा की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। वो बताती है कि यही ही वही टॉप कैंडिडेट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सबको पीछे छोड़ दिया था। उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि वे लोग उसे मॉन्स्टर्स के बीच अकेला नहीं छोड़ सकते। वो सजेस्ट करता है कि उन्हें भी उस केओस में कूदकर अपने इस टॉप स्कोरर की रक्षा करनी चाहिए। एन सिटी के मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। एक लॉर्ड क्लास बीस्ट प्रकट हो चुका है और उसने सीधे यही पर नजर गड़ा दी है। ये फाइटर्स ठान लेते हैं कि किसी भी कीमत पर वे एन सिटी के इस प्राइड को गिरने नहीं देंगे। उनके हिसाब से वे खुद मानवता के रक्षक हैं और हीरोज का काम है आखिरी पंक्ति तक डटे रहना। वे वही रियर लाइन है जो अभी एन सिटी के आम लोगों और बेहेमत्स के बीच आखिरी दीवार बनकर खड़ी है। मेयर हुआंगचिंग भी सिटी की सीमाओं के भीतर रहकर लोगों की रक्षा कर रहा है। वो अपनी सिग्नेचर टेक्निक अर्थ वेन सील का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे एक विशाल जमीन आधारित बैरियर बना है जो पूरे क्षेत्र को ढके हुए है। उसे साफ पता है कि ये सील सारे प्राइमल बीस्ट्स को नहीं रोक पाएगी, इसलिए असली ध्यान सीधे सॉवरेन बीस्ट्स को काटने पर होना चाहिए। तभी एक लो टियर मॉन्स्टर अर्थ वेन सील पर चढ़ता हुआ सीधे उसकी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करता है और उस जानवर को एक ही वार में जलाकर राख बना देता है। उसके बाद एक और विशाल बेहेमत प्रकट होता है, चौथी टियर का किंग स्पीशीज लॉर्ड क्लास बीस्ट माउंटेन क्रशिंग पाइथन। ये वही दानव है जो उस काले एप का सबसे मजबूत माउंट है। इसका बैटलफील्ड पर उतरना सीधा इशारा है कि ब्लैक एप के अंदर भी थोड़ी बेचैनी शुरू हो चुकी है। पाइथन अपनी खास टेक्निक माउंटेन क्रशिंग डोमिनेटर हैमर छोड़ता है। ये पावर अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को पत्थरों और मलबे के पहाड़ के नीचे दफना देती है, लेकिन मेयर हुआंगचिंग उस रैकेट से पूरी तरह सही सलामत निकल आता है। वो मुस्कुराकर बताता है कि उसे पहले से पता था कि उसका दुश्मन अर्थ टाइप अटैक्स में माहिर है। वो जवाब देता है अपनी टेक्निक से, बर्स्ट मार्शल सर्पेंट सर्ज। ये बीम पाइथन के शरीर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, लेकिन फिर भी उसे गिराने के लिए ये काफी नहीं है। इस चोट से बीस्ट और भी ज्यादा भड़क जाता है। मेयर खुद को लकी मानता है कि उसे उसके बारे में इंटेल टाइम पर मिल गई, वरना ये फाइट काफी डरावनी दिशा में जा सकती थी, खासकर अगर ये दानव सीधे सिटी के अंदर घुस गया होता। गुस्से में मेयर उस पर पंचिस की पूरी बारिश कर देता है, लेकिन पाइथन अब पूरे शरीर पर कांटों जैसी स्पाइक्स उगा लेता है। उसके शरीर पर एक ऐसी परत बन जाती है जो उसे लगभग अभेद्य बना देती है। सीधे वार करना लगभग नामुमकिन। हालात और खराब हो जाते हैं जब अचानक एक और बीस्ट परछाइयों के बीच से हमला करता है। ये वही ब्लडी ब्लैक एप है जो अभी तक स्टोन स्पाइक के अंदर छुपा बैठा था। उसे मेयर और उसके प्यारे मिनियन के बीच चलती ये लड़ाई जरा भी पसंद नहीं आ रही। इंसानों को छोटा दिखाने के लिए वो खुद आगे बढ़ता है और मेयर को अपने नंगे हाथों से कुचल देता है। वो मेयर हुआंग की क्षमता को मानता तो है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि अब उसे पूरे एन सिटी में कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं दिख रहा जो सच में स्ट्रांग हो। मतलब उसके हिसाब से अब वो जो चाहे कर सकता है, पूरे शहर को आसानी से काट सकता है। मेयर ये सब सुनकर भी हार मानने के मूड में नहीं है। वो अपनी टेक्निक
ब्लेड वाइन टेम्पेस्ट एक्टिवेट करता है ताकि एप को रोके, लेकिन दुश्मन उसके इस कदम को पूरी तरह बेकार बताता है। उसे साफ कहता है कि उसकी मौत तय है। एप आगे कहता है कि इस बैटलफील्ड पर अब उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं बचा। ये पूरा सीन अब उसके लिए एक खेल जैसा है। वो चाहता है कि इंसान डर में डूब जाएं, हताशा में घुटें और धीरे धीरे खत्म हो जाएं। मेयर का पहला हमला तेज है लेकिन बेहद कमजोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार वो उल्टा करता है। अटैक बहुत ताकतवर है पर इतना धीमा कि एप आराम से बिना पसीना बहाए बच जाता है। कई फेल कोशिशों के बाद एप को लगता है कि अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। वो डिस्टेंस कम करके मेयर के पास पहुंचता है और एक जबरदस्त मुक्का मारता है, लेकिन मेयर उस पंच को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांगचिंग उसे सीधा निर्भीक नजर से देखता है और गुस्से में बताता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक घमंडी जानवर है जो सामने वाली तैयारी समझ ही नहीं पाया। फिर मेयर अपने ब्लड फॉरबिडन टेक्निक का प्रयोग करता है और एप के शरीर को हवा में उठा देता है। उसी पल एप को एहसास होता है कि वो जिस जगह खड़ा है वहाँ पहले से ही एक फॉर्मेशन बिछी हुई थी जो उसके लिए जाल बन चुकी है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मेयर फिर से अर्थ वेन सील कास्ट करता है, लेकिन इस बार उसका वर्जन पहले से कई गुना ज्यादा भयानक है। एप समझ जाता है कि उसका दुश्मन उसे जमीन के अंदर गाड़ देना चाहता है और उसे ये बात सीधी बचपन वाली मासूमियत लगती है। वो मेयर को वार्निंग देता है कि जैसे ही वो चूका वो हर इंसान को मिटा डालेगा। मेयर मुस्कुराता है और अपने सीने पर बने सर्जरी के निशान दिखाता है। वो बताता है कि ये प्लान कोई बैकअप नहीं है बल्कि मानवता और साहस के नाम एक भजन है। फिर वो अपने सीने पर यानी अपने दिल की जगह पर घूंसे मारना शुरू कर देता है। एप उलझकर पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। मेयर बताता है कि उसने एन सिटी का एकमात्र न्यूक्लियर वॉरहेड युद्ध शुरू होने से पहले ही इस बैटलफील्ड के नीचे गाड़ दिया था। उसका ट्रिगर उसके अपने दिल से जुड़ा है। जैसे ही उसका दिल रुक जाएगा वॉरहेड फट पड़ेगा। एप को पूरा भरोसा है कि वो ब्लफ कर रहा है। उसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी पर ऐसी बाजी नहीं लगाएगा, लेकिन मेयर कहता है कि एन सिटी का मेयर होने के नाते वो मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। उसने अपने लोगों से वादा किया था कि वो उनकी सेवा करेगा। अब उसे लगता है कि उसने अपना हिस्से का काम कर लिया है। वो आखिरी बार आंखें बंद करता है, मौत को गले लगाता है और अपना दिल रोक देता है। उसके रुकते ही न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रिगर हो जाता है। ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि फ्रंट लाइन पर खड़े मार्शल आर्टिस्ट्स तक उसकी आवाज साफ पहुंचती है। इस धमाके से पहले ही उन्हें इवैक्यूएशन सिग्नल मिल चुका था, इसलिए वे जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब आंखों के सामने आसमान में उठती वो विशाल धुएं की दीवार देखकर वे सब बिना शब्दों के खामोश खड़े रह जाते हैं। एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे नक्शे से मिट जाता है। मेयर ने अपनी आखिरी चाल में सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी शहर का इतना हिस्सा उड़ाने के बाद भी वो इविल ब्लैक एप पूरी तरह मर नहीं पाया। वो दानव फिर से रीजेनरेट होने लगता है। उसका शरीर मरोड़ खाता है, घुमड़ता है और थोड़ी ही देर में और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेता है। हालांकि वो इस समय अपनी पूरी ताकत पर नहीं है, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान ने उसे लगभग मिटा ही दिया था, और वो भी अपनी जान दांव पर लगाकर। ब्लैक एप गुस्से में पागल हो चुका है। वो ठान लेता है कि अब वो एन सिटी के हर एक इंसान को सबसे ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डालेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मेयर के साथ उसकी लड़ाई ने उसे अंदर से बहुत कमजोर कर दिया है। वो महसूस कर रहा है कि इस हालत में वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि अभी के लिए वापस लौट जाएगा सिन डोमेन में, वही रेल्म जहां से ये सारे बीस्ट्स आते हैं। उसका प्लान साफ है, पहले वहां जाकर अपना खून और ची रिकवर करेगा, फिर पूरा फॉर्म में लौटकर दोबारा एन सिटी पर उतरेगा। वो जैसे ही मुड़कर जाने लगता है उसी पल पीछे से एक जाना पहचाना आवाज आता है। यही वहां प्रकट हो चुका है और उसे पीछे से आवाज देकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो दोस्त? ब्लैक एप उसे देखते ही पहचान जाता है। उसे याद है कि यही लड़का इस पूरी लड़ाई में उसके लिए सबसे खतरनाक खतरा था। वो अंदर ही अंदर मानता है कि ये बच्चा नहीं, एक डरावना प्रोडिजी है। वो ये भी समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो समय खो चुका है जब वो आराम से वापस भाग सकता था। उसे अफसोस होता है कि काश वो थोड़ा पहले निकल जाता, लेकिन अब भी उसके अंदर लड़ने की आग बनी हुई है। वो साफ महसूस कर रहा है कि अगर मौका मिले तो वो इस बच्चे को खत्म करना चाहता है। उधर यही भी कोई हल्की चीज नहीं है। वो बिना समय गवाए अपनी रेडिएंट एनर्जी ब्लास्ट फिस्ट छोड़ता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये वार दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी होगा। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है ब्लैक एप बेधड़क खड़ा दिखता है। उसके शरीर पर लगभग कोई असर नहीं। वो इस मौके को परफेक्ट चांस बताता है हमारे लड़के को मार डालने के लिए। टॉप स्कोरर यही शांत आवाज में कहता है, अगर तुमने मौका मिलते ही भाग जाने का चुनाव किया होता
तो शायद तुम मेरे मिनी न्यूक से बच जाते, लेकिन अब जो आने वाला है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अगला हमला इतना भयंकर होता है कि दूर खड़े इवैक्यूएटेड मार्शल आर्टिस्ट्स भी उसे देखकर शॉक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे ये कोई और जाल है जो मेयर ने पहले से सेट कर रखा था। लगभग जले हुए मरने की कगार पर खड़े ब्लैक एप की नजर यही पर पड़ती है, जो अब अपने आर्मर्ड टाइटन जैसे फॉर्म में है। वो यही को घूर कर धीरे से कहता है, तू इंसान नहीं, एक पूरा मॉन्स्टर है। उसके हिसाब से अगर तुलना हो तो इन दोनों में ज्यादा बीस्ट कौन है ये साफ नहीं, क्योंकि ऐसा ऑरा तो कई किंग रैंक बीस्ट्स के पास भी नहीं होता जैसा यही से निकल रहा है। टॉप स्कोरर सख्त लहजे में जवाब देता है कि वो उनके जैसा बिल्कुल नहीं। फिर वो बिना रुके एक के बाद एक लगातार पंचेस बरसाना शुरू करता है। दुश्मन पहले से कमजोर है, फिर भी उसकी बॉडी कंट्रोल और इंस्टिंक्ट अब भी इतने शार्प हैं कि वो यही के कई अटैक्स काफी इम्प्रेसिव तरीके से डॉज कर जाता है। वो चिढ़ाकर कहता है कि यूं पीछा करने से कुछ नहीं होगा। इसी बात से उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है और वो वार्निंग देता है कि उसे कम मत समझना। फिर एक बार दोनों पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन आखिर में टॉप स्कोरर ही विजेता बनकर उभरता है और वो ये लड़ाई बहुत कम डैमेज लेकर खत्म करता है। वो ब्लडी ब्लैक एप की सॉवरेनिटी को मानता है, खुलकर स्वीकार करता है कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। यहाँ तक कि अपने आर्मर्ड टाइटन मोड में भी उसे असली दबाव महसूस हुआ। ऊपर से अपने एप ने उसकी बाह पर चोट भी कर दी थी। हालांकि अब तक वो खुद को हील कर चुका है, फिर भी साफ सच्चाई यही है, इतनी इनह्यूमन स्ट्रेंथ होने के बावजूद दुश्मन उसे गिरा नहीं पाया। एप खुद भी मानता है कि उसने आखिरी वार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जब वो वार भी यही को गिरा नहीं पाया तो उसे यकीन हो जाता है कि अब वो ये लड़ाई जीत नहीं सकता। ये मानते ही वो पलटकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन यही उसे यूं भागने देने के मूड में नहीं है। खासकर मेयर हुआंग के बलिदान के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो एक और रेडिएंट पल्स स्ट्राइक छोड़ता है ताकि इस इविल एप को वहीं खत्म कर सके, लेकिन ये हरामी आखिरी पल पर उस हमले से बच निकलता है। इविल एप जमीन के अंदर गोता लगाकर खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश करता है। इसका मतलब साफ है, उसे मौत से डर लग रहा है। वो बुरी तरह घायल है तो यही सबसे अच्छा मौका है इसे शिकार बनाने का। उसे पता चलता है कि इस तरह के बीस्ट्स अपनी लाइफ फोर्स को पूरी तरह सप्रेस कर सकते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो ये बात थोड़ी जल्दी समझ जाता तो शायद मेयर हुआंग आज भी जिंदा होते, लेकिन अब चूंकि एप घायल है उसकी स्टेल्थ भी ज्यादा मदद नहीं करेगी। उसकी लाइफ फोर्स का हल्का सा निशान भी उसकी लोकेशन खोल देगा। वो जैसे ही दुश्मन की लाइफ फोर्स पर ध्यान केंद्रित करता है उसी वक्त दूर किसी डायरेक्शन में एक हल्की सी हलचल महसूस होती है। वो उसी दिशा में बीम्स बरसाना शुरू कर देता है। एप की पोजीशन खुलने से पहले वो लगभग सिन डोमेन के एंट्रेंस तक पहुंच चुका होता है। वो अपने मन में मेयर को कोसता है कि उसी की वजह से वो यहाँ तक फंस गया है। उसी पल वो अचानक ऊपर की तरफ खींचा जाता है, हवा में उछलता हुआ। आखिरी कोशिश में वो अपने कोर की बाकी बची सारी पावर जला देता है। उसका इरादा साफ है, खुद के साथ यही को भी इस टकराव में खींचकर गिरा देना। कोर की आखिरी एनर्जी अनलॉक होते ही उसकी एक बांह वापस बन जाती है। वो एक आत्मघाती जंप लगाकर पूरी ताकत से टॉप स्कोरर पर टूट पड़ता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों तरफ भारी नुकसान होता है। इस कोलिजन में दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट आर्म्स खो देते हैं, यानी वो बांह जिनसे उन्होंने अपने अल्टीमेट अटैक्स छोड़े थे। यही मन ही मन मान लेता है कि उसने दुश्मन को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी उसके सिर में एक अजीब सा मेंटल झटका लगता है। उसे शक होता है कि शायद कोई दूसरा बीस्ट आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो दूर जमीन से निकली हुई अनगिनत भुजाएं दिखती हैं जो एप के शरीर को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच रही हैं और उसकी लाश को दृष्टि से दूर कर देती हैं। कुछ ही पल बाद वे ही लिम्स उसके जायंट सर्वेंट के जॉइंट से भी बाहर निकलने लगती हैं, इतनी ज्यादा तादाद में कि उसका पूरा बॉडी फ्रेम जाम होने लगता है। वो अपने अंग हिला भी नहीं पाता। टॉप स्कोरर हल्का सा मुस्कुराता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब इविल एप की आखिरी चाल है उसे रोकने के लिए। उसका जवाब साफ है, रोकना है तो ठीक से रोको, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं। वो विकर फ्लेम हाउल एक्टिवेट करता है। ये ऐसा स्पेल है जो उसके जायंट को हजारों डिग्री ज्यादा गर्म फ्लेम्स छोड़ने की ताकत देता है। उधर उन लिम्स के धक्कों से ब्लैक एप धीरे धीरे सिन डोमेन के एंट्रेंस के पास पहुंचने लगता है। इतना दूर आकर भी उसकी जान पूरी तरह नहीं बची, क्योंकि पीछे से जलती हुई मृत्यु उसके नजदीक आती जा रही है। वो घबराकर देखता है कि लिटरल मौत उसके पीछे पीछे चल रही है। इसी क्रिटिकल पल में जिन लिम्स ने उसे धकेल कर
कर एंट्रेंस तक पहुंचाया था वे आपस में मर्ज होने लगती हैं। धीरे धीरे एक चेहरा बनता है। थोड़ी ही देर में वही लिम्स एक विशाल क्रिएचर का रूप लेती हैं, एक कोलोसल फीमेल लाइक एंटिटी। उसे देखकर ब्लैक एप के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये एक और सॉवरेन है? अगर ये उसका असली रूप है तो उसके हिसाब से वो एक सेकंड भी जिंदा नहीं बचेगा। नई सॉवरेन अपनी आंखें खोलती है और ऐसा चीखती है कि उसकी स्क्रीम सीधे दिमाग के अंदर गूंजती है। यही अपने जायंट सर्वेंट का सारा ऑडिटरी सिस्टम म्यूट कर देता है। फिर भी उसके दिमाग में वो चीख गूंजती रहती है और उसके भीतर गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो ये सब देखते हुए एक बात साफ समझता है, वो अब इन मॉन्स्टर्स को यूं ही इस दुनिया से निकलते हुए देख नहीं सकता। खासकर इतनी तबाही के बाद वो अपने यूजुअल पागल सेल्फ पर लौट आता है, सीधे सॉवरेन को मध्यमा दिखाता है, सीधा फ्लिप ऑफ देता है और फिर सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रिगर कर देता है। ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि सीक्रेट रेल्म की स्ट्रक्चर ही दरकने लगती है। बाहर खड़े मार्शल आर्टिस्ट्स इस धमाके को देखकर एक पल के लिए ये सोचने लगते हैं कि शायद मेयर की लड़ाई नाकाम रही या फिर वे दोनों ही खत्म हो चुके हैं। हालांकि ऑड्स उनके खिलाफ दिखती हैं, फिर भी वे पूरी तरह उम्मीद नहीं छोड़ते। सीक्रेट रेल्म से आ रही इन्वेजन अचानक रुक जाती है। मार्शल आर्टिस्ट पूरे शहर में फैल जाते हैं और जो भी बचा खुचा बीस्ट बचा है उसे जड़ से साफ कर देते हैं। एन सिटी ने आखिरकार ये युद्ध जीत लिया, लेकिन कीमत बहुत भयानक थी। उसने अपने लगभग 80% प्रोटेक्टर्स खो दिए। काफी समय बाद जब ये ही उस न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले एरिया में होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि वो बहुत देर तक बेहोश पड़ा था। उसे समय का अंदाजा नहीं रहा। उसे याद आता है कि उसने अपनी सारी न्यूक्लियर पावर अपने कोर से खींचकर पूरी तरह जाइंट सर्वेंट के अंदर भर दी थी ताकि वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर सके। अब भी यहाँ की हवा रेडिएशन और एटॉमिक फोर्स के बचे खुचे असर से भरी हुई है। वो मानता है कि ये लड़ाई पूरी तरह ब्लडबाथ थी। इस काम को पूरा करने के लिए उसे खुद को कई बार उड़ाना पड़ा, खुद को बार बार बूम करना पड़ा ताकि वो ब्रूट को वापस रेल्म में घसीटने से पहले पूरी तरह खत्म कर सके। वो ईमानदारी से मानता है कि वो सॉवरेन क्लास बीस्ट के सामने सीधे सीधे बराबरी पर नहीं था। यहाँ तक कि जब उसके पास इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट भी एक्टिव था तब भी वो खुद मानता है कि इस बार वो सिर्फ टाइम, टेरेन और प्योर लक की वजह से जीत पाया। इन्हीं 3 चीजों ने उसे विजेता बनाया। उसे कोई अंदाजा नहीं कि अगला टेम्पलेट कब अनलॉक होगा या वो गोल्ड टियर होगा भी या नहीं। फिलहाल वो मानता है कि उसका स्टार थंडर टाइटन टेम्पलेट ही उसका सबसे भरोसेमंद ट्रम्प कार्ड है पीक कॉम्बैट पावर के लिए। इस टेम्पलेट को टॉप फॉर्म तक पहुंचाने के लिए उसे हाई ग्रेड प्लांट टाइप मॉन्स्टर कोर्स चाहिए जो उसके फ्यूजन टेम्पलेट के साथ कंपैटिबल हों, खासकर ब्लू, पर्पल और गोल्ड वाले कोर्स। इसके साथ ही वो जुआन हुआंग मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर करने के बारे में सोच रहा है। अगर उसका टेम्पलेट मार्शल रिदम फील्ड के साथ खुद को अडेप्ट कर पाया तो बॉडी रिफाइनमेंट उसके लिए की साबित होगा। शुएन हुआंग टेक्निक्स टेम्पलेट एबिलिटीज से धीमी गति से बढ़ती हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल लंबे समय में काफी ज्यादा होती है। वो सोचता है कि शायद यही वजह है कि उसे इस दुनिया में लाया गया है। इन्हीं चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए एन सिटी क्राइसिस को अब 1 महीना बीत चुका है। शहर ने मेयर हुआंकिंग की याद में एक स्टैचू खड़ा कर दिया है, एक सम्मान उस आदमी के लिए जिसने लिटरली अपना दिल दांव पर रख दिया था। टॉप स्कोरर एक लोकल पार्क की बेंच पर बैठा है। सामने लगी स्क्रीन पर न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही है जिसमें बीस्ट टाइड से हुई तबाही दिखाई जा रही है। यही बुलेटिन उसे बताती है कि बीस्ट टाइड ने पूरा शिया नेशन में कुल 18 सिटीज पर हमला किया, जिनमें से 12 पूरी तरह गिर गई। उनमें से ग्वांचन सिटी तो सीधे एस क्लास सीक्रेट रेल्म में गायब ही हो गई। इस रहस्य को समझने और ग्वांचन सिटी के लोगों को बचाने के लिए 30 जुआन वू मार्शल आर्टिस्ट और 5 ग्रैंड मास्टर्स भेजे गए, जिनकी अगुवाई ग्रेट शिया ड्रैगनफिंच ऑर्गेनाइजेशन के डू जिंगमिंग कर रहे थे। अब ग्वांचन सिटी दुनिया का 12वां ग्लोबल डेथ जोन बन चुका है, जहां 1.8 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब देखकर हमारा लड़का अंदर तक हिल जाता है। वो समझ जाता है कि अब बस बैठकर देखना उसके बस की बात नहीं रही। उसे पहले से ही अपने अगले कदम का हल्का सा अंदाजा है। वो तुरंत किन लान को कॉल करता है। वो फोन उठाते ही थोड़ी नर्वस हंसी के साथ सोचती है कि शायद वो उससे बाकी 2 शुएन हुआंग मैनुअल्स मांगेगा, लेकिन वो सीधे बताता है कि उसका असली प्लान क्या है। उसे हाई क्वालिटी प्लांट टाइप मॉन्स्टर कोर्स चाहिए, खासकर ब्लू, पर्पल और अगर पॉसिबल हो तो गोल्ड टियर, और इसके लिए उसे उनकी मदद चाहिए। किन पहले तो साफ कह देती है कि जो चीज वो मांग रहा है वो एक्सट्रीम रेयर है। लॉर्ड क्लास कोर्स तो वैसे भी खून पसीने से मिलते हैं और वो उसी स्तर की चीज मांग रहा है, तो बदले में उसे भी कुछ बड़ा देना पड़ेगा। जवाब में ये ही अपना ऑफर रखता है। वो बताता है कि हुवाडू यूनिवर्सिटी अपने नए स्टूडेंट्स के लिए एक रेल्म ट्रायल कराती है। वो वहाँ चिंगशू के साथ टीम बनाएगा और उसे पहला स्थान दिलाने में मदद करेगा। यही उसका गिव एंड टेक डील है इन रेयर कोर्स के बदले। ये लड़का बाकी शहरों
शहरों के इलीट्स को थोड़ा हल्के में ले रहा है। वो साफ साफ कहती है कि उसकी बेटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, उसे वो बस मिड से अपर टियर तक मानती है। वो ये भी मानती है कि भले ही एक स्पैर में उसकी बेटी को हरा दे, फिर भी वो उस लेवल का मॉन्स्टर नहीं जैसा वो खुद को समझ रहा है। हमारा लड़का बिना एक पल हिचके कहता है कि वही वो इंसान है जो लू फैमिली की खोई हुई शान वापस ला सकता है। उल्टा उसे ये भी अच्छी तरह समझ है कि चिन लान शुरू से ही उसी वजह से उसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वह उनके घर के फ्यूचर को ऊपर उठा सकता है। वह एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि वह एक प्रॉमिसरी नोट पर साइन करने को रेडी है। अगर वह चिंग शू को जीत नहीं दिला पाया तो जिंदगी भर लू फैमिली की सेवा करेगा, सीधे लाइफ टाइम सर्वेंट बनकर। चिन लान को ये बात थोड़ी मजेदार लगती है, थोड़ी इम्प्रेसिव भी। वो हंसकर कहती है कि ठीक है, इस बार वह उसकी मदद करेगी। इसके बाद यी आन सिटी के सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचता है चू जो से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में कदम रखता है, एक पूरा झुंड लोग जो खुद को उसका फैन बोलते हैं उसका रास्ता घेर लेते हैं। कोई लव यू चिल्ला रहा, कोई आइडल बोल रहा, कोई सेल्फी चाहता है, सब उस पर टूट पड़े हैं। काफी मशक्कत के बाद वह भीड़ से निकलकर अपने दोस्त के वार्ड तक पहुंचता है। अंदर चू जो लिटरली सिर से पांव तक बैंडेज में लिपटा पड़ा है, जैसे किसी मम्मी को लिटा दिया हो। हमारा लड़का उसके हाल पर सीधे मजाक करना शुरू कर देता है, कभी उसके लिपटे हुए हाथ पर कमेंट, कभी उसके लटकते हुए प्लास्टर पर। मतलब दोस्ती वाला प्योर रोस्टिंग मोड ऑन। इसी बीच जैसे ही वो हंस हंस के उसकी हालत उड़ाता है, एक अनजान लड़का अचानक से उसे नमस्ते करता है। टॉप स्कोरर उसे पहचान नहीं पाता तो वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह लूवान है, यानी टूर्नामेंट में उसका सबसे पहला ओपोनेंट। यही की नजर तुरंत लूवान की टांग पर जाती है। एक टांग एम्प्यूटेट हो चुकी है, लेकिन लूवान तुरंत कह देता है कि उसे उस नजर से मत देखो जैसे सब खत्म हो गया हो। वो बोलता है अभी मेरी टांग पूरी टोस्ट नहीं हुई है, वर्स्ट केस में रीजेनरेशन सर्जरी हो जाएगी या कोई कॉम्बैट प्रोस्थेटिक लग जाएगा। इतनी बड़ी चोट के बाद